And we are live. So, यूनिटी कृषि संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं मयंक कुमार यूनिटी का सदस्य हूँ। यूनिटी फाउंडेशन रेपुरा दाऊदनगर में हमारा ऑफिस है। यूनिटी की स्थापना वैसे तो पिछले साल ही हुई थी, लेकिन यूनिटी के संस्थापक उस क्षेत्र में काफ़ी सारे सामाजिक कार्यों में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद और बोले तो लॉन्ग टर्म विजन जो है वो वहाँ के जनता को उनकी जो नींव है उसको मजबूत करने का है, और बिहार और भारत का जो स्किल सेट है उसको दुनिया तक लेके जाने का है। मैं मयंक कुमार अभी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स से ज्वाइन कर रहा हूँ, और हमारे साथ उसी उसी मगध क्षेत्र से आता हूँ मैं। मैंने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, और यूनिटी का ओवरऑल मकसद भी वही है कि वहाँ का जो स्किल सेट है, वहाँ की जो बुनियाद है, उसको दुनिया तक पहुँचा सके। यूनिटी अभी तक अ, पिछले 1 सालों में काफ़ी तत्परता से सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। अभी तक हमने 200 से अधिक वृक्षारोपण किया है, 500 से अधिक पेशेंट्स का इलाज किया है डिफरेंट हेल्थ कैंप्स के थ्रू, 200 से ज़्यादा गरीब लोगों में हमने वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया है। हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम जो पिछले साल इस साल हुआ था वो 4 दिन का इवेंट था, यूनिटी रंग उत्सव। उसमें 10,000 से ज़्यादा की ऑडियंस 4 दिन के इवेंट में 5 अलग-अलग नाटकों का आनंद लिया था, जहाँ पे हमने पूरे देश से अलग-अलग नाटक, जो कंपनीज थी, नाटक ग्रुप्स थे, उनको बुलाया था, और उसके थ्रू हमारी वहाँ के लोगों ने जो अलग-अलग तरह के नाट्य विधाएं हैं उसका आनंद लिया था। आज उसी कड़ी में यूनिटी का जो लॉन्ग टर्म विजन है उस कड़ी में हम एक अगला पायदान रखने वाले हैं। ये पूरा डिस्कशन का टॉपिक है मगध, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं उस मगध क्षेत्र में, आज हम अपने एक्सपर्ट से सुनेंगे। इस पूरे पैनल डिस्कशन का संचालन अंबुज कुमार जी करेंगे। अंबुज अंबुज कुमार जी शिक्षक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक हैं, भूगोल के शिक्षक हैं, और सामाजिक और राजनीतिक चिंतक भी हैं हमारे एरिया के। तो मैं इस डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए अंबुज कुमार जी को इनवाइट करता हूं। हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, सब इसी क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। इनका अनुभव भी है। कृषि इंडस्ट्री, खासकर जो कृषि आधारित जो उद्योग है, उन पर भी अब आप लोगों ने अच्छा काम किया है। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि यह मगध है, एक ऐतिहासिक धरती है। पूरे जो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे, उनमें मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और इसने शूरसेन तक और आगे जाकर के विभिन्न अन्य जनपदों पर अपना अधिकार करते हुए और एक शक्तिशाली, एक ताकतवर उस दौर में भी अपनी स्थिति मजबूत करी थी। आज वर्तमान समय को देखेंगे तो वर्तमान समय ये जो मगध है, एक प्रमंडल का दर्जा इससे प्राप्त है। यह बिहार राज्य का एक प्रमंडल है। इसमें 5 जिले हैं, जिसका मुख्यालय गया जिला में है। उसके साथ औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा जिला, ये 5 जिले हैं। और ये मगध की जो, मतलब अगर भौगोलिक बनावट इसकी भी बात हम लोग करेंगे, दक्षिण जो सुदूर भाग है वह है पठार है, और उसके बाद अगर हम अन्य भागों की बात करें तो सब मैदान है। यानी मगध की धरती मूलतः मैदानों की धरती है। यहाँ नदियां हैं, जल के लगभग जल के स्रोत यहाँ सही हैं। फिर भी कृषि की एक समस्या यहाँ रही है। जिस लायक चाहिए उस लायक यहाँ कृषि का विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के ट्रेनों से बहुत से भर भर के यात्री और ये कामगार लोग दूसरे स्टेट में जाकर के और वहां मजदूरी कर रहे हैं।
हैं। तो ऐसी मतलब हम लोग इसमें क्या किया जाए ताकि यहाँ का जो पलायन है, मजदूरों का पलायन, जो रोटी के लिए पलायन है, वह रुके और यहीं पर उन लोगों को इंडस्ट्री, डेयरी और कृषि पशुपालन में इन लोगों को लाभ मिले और यहाँ रुके। तो हम चलिए सबसे पहले हम इसी विषय पर कि आखिर क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, हम कृषि का किस तरह से विकास करें, इस पर आइए हम सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद दानिश मसरूर सर के पास कि वे जैव विविधता और इस जो जो विदेशी प्रजाति के साथ कृषि पर प्रभाव है, उस पर इनका अध्ययन है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि इस क्षेत्र में जो आज कहा जाता है कि कृषि मजबूरी का सौदा हो गया है, कि मजबूरी का काम है, हम मजबूरी में खेती कर रहे हैं, तो कैसे हम शौक से खेती करें, कैसे हमारे लोग शौक से खेती करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? सर दानिश मसरूर सर। दानिश सर। भाग गया तो हम अपने से कनेक्ट। ये सर दानिश सर। सर नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जी जी सर, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है सर। जी जी आवाज आ रही है सर। तो मैं शुरू करूं क्या? जी हेलो। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी दानिश सर? तो मैं शुरू करूं क्या? जी जी शुरू किया जाए सर। बीच में मैं कट गया था इसी से। चलिए थैंक यू। ओ नहीं सर, तो आपसे सवाल, सीधा सवाल यही है सर कि मगध में जो कृषि की चुनौतियां और संभावनाओं के संदर्भ में कौन से कदम उठाया जाए कृषि उत्पादन के संदर्भ में कि जो लोग मजबूरी का सौदा कृषि में, मतलब अगर कहीं कुछ नहीं है तो खेती कर रहे हैं, ये जो एक भावना है, क्योंकि न लागत जी का दाम बढ़िया से मिल पाता है, बिचौलिए ज्यादा लाभ कमा जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाया जाए कि यहाँ के लोग शौक से खेती करें पंजाब की तरह? इसी विषय पर सर, जैसे मैंने आपसे। हमारे पास सबसे सबसे बड़ी हमारे यहाँ की जो है नाकामयाबी कृषि के वजह से, कृषि को लेके ये है कि ना हमारे पास जी व्यवस्थित कोई कृषि का बाजार है। सबसे पहला जी बिंदु, ना हमारे पास किसी कृषि का कोई व्यवस्थित बाजार है, ना हमारे पास उन्नत बीजें हैं, ना हमारे पास उन्नत मशीनें हैं, और ना ही हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यानी अपडेटेड जो मिश्रित खेती है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों की बात करूं अगर, तो हमने मगध क्षेत्र के 3 जिलों से गैनोडर्मा मशरूम को फाइंड आउट किया था, लगभग 20 विभिन्न स्थानों से। उसके साथ जी साथ हमने रेशम कीट को फाइंड आउट किया, लैक कीट को फाइंड आउट किया। तो अगर किसान खेती के साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर जाए, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि गैनोडर्मा, जिसको आयु वर्धक मशरूम भी कहा जाता है, तो वो जी लगभग 8,000 रुपये प्रति किलो बिकता है, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश चाइना है। तो जब हमारे यहाँ वनों में, जब हमारे यहाँ जंगलों में, हमारे यहाँ विभिन्न जगहों पर इसकी उपलब्धता है, हमारे पास एक पीपीटी थी, हमने दर्शाया था, अगर जी चाहेंगे तो मैं शेयर करूंगा। तो जी जी अगर जी बिल्कुल। उपलब्धता है तो क्यों ना उनको यानी लोगों के बीच रखा जाए, क्यों ना जागरूकता फैलाई जाए कि जो बटन मशरूम आप उपजा रहे हैं, वो 2 दिन के बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, उसकी यानी पूंजी भी निकलना मुश्किल हो जाती है, लाभ तो छोड़ दीजिए। क्योंकि बटन मशरूम हो या कोई भी खाद्य मशरूम हो, वो जब तक फ्रेश है उसी स्थिति में उसकी कीमत लगती है। लेकिन गैनोडर्मा, जिससे मुख्य रूप से आयुवर्धक दवाई बनाई जा रही है, वह सुखा कर, यानी पूरे साल आप उसको, उसकी कल्टीवेशन कर लें खेती के साथ साथ भी, और उसको सुखा कर बेच सकते हैं, तो उसके खराब होने का भी डर नहीं रहेगा। और अगर खेती कर जी रहे हैं उसके साथ साथ, जैसे हमारे यहाँ अर्जुन के पौधे हैं, और पिछले बार जैसा मैंने रिपोर्ट किया था कि नवादा के इलाका में लगभग 5,000 से ज्यादा तसर के कोकून ऐसे ही पेड़ों पर लगे बर्बाद हो रहे थे, जिनकी खबर वन विभाग को भी नहीं थी। तो अगर जी उपलब्धता है तो खेती के साथ साथ हम लाह की खेती, या तसर की खेती, या गैनोडर्मा मशरूम की खेती, इस तरह की चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा लेमन ग्रास की खेती आपके औरंगाबाद के कुछ इलाकों में होने लगी है। ये वो होने लगी। फायदा देने वाली खेती है।
तो किसानों को उसके प्रति अवेयर करना होगा, उसकी ट्रेनिंग देनी होगी, एग्जैक्ट ट्रेनिंग देनी होगी, और इसके लिए फिनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो जब तक गवर्नमेंट फिनेंशियल सपोर्ट ना करे, और एक चीज मैं बता दूं कि विदेशी कीटों की अगर बात करें तो विदेशी कीट जैसे स्पोडोप्टेरा की प्रजाति है, स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा, जिसको फॉल आर्मी वॉर्म भी कहते हैं, तो वो युद्ध स्तर पर मक्का, गोभी, बैगन, बंदा गोभी जैसे कम से कम 20 फसलों को बर्बाद करता है। फिर कई ऐसे कीट हैं, अभी हम लोगों ने लगभग 7 या 8 कीट विदेशी आक्रामक कीटों को बिहार से रिपोर्ट किया है। तो उस वजह से भी अगर किसान को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन से कीट हमारे फसलों को नुकसान कर रहे हैं। अब आप मक्का, एक अच्छा मक्का जो एक किसान उपजाता है, उसकी कीमत अगर 40 रुपये प्रति किलो है, और उसमें दूसरा मक्का है जिसमें आधे से ज्यादा कीटों ने बर्बाद कर रखा है, तो क्या आप वो खरीदना चाहेंगे? नहीं खरीदना चाहेंगे। तो किसान को उसके उसी फसल की कीमत कम मिल जाएगी। अब गोभी की बात करें, जिस गोभी में कीट लग जाए, थोड़ी सी गोभी बर्बाद हो जाए, जिसका देखने का थोड़ा सा जो शक्ल अच्छा ना हो, वो कौन खरीदना चाहेगा? तो इन सब चीजों में कुछ कीटों का प्रबंधन है, कुछ नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जो डिजाइन है, जैसे जो हम कृषि के साथ साथ भी उपज कर सकते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर किसानों को अच्छे से ये करें, यानी अवेयर करें, जागरूक करें, तो हो सकता है। जैसे जो किसान मशरूम उगा रहे हैं, हम उनको गैनोडर्मा उगाने का, ये बात हमने जिस वक्त गया के वन विभाग के पदाधिकारी अभिषेक कुमार सर थे, उस वक्त भी मैंने रखी थी कि सर हमारे मगध क्षेत्र में गैनोडर्मा मशरूम की उपलब्धता है, और बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। मैंने सबसे बड़ा छत्ता जो देखा था वो मैक्सिमम 18-19 इंच का छत्ता था, यानी एक छत्ता 1.5 केजी से ज्यादा वजन का था। तो यही देख सकते हैं कि बिना किसी देखभाल, बिना किसी न्यूट्रिशन के अगर इतना अच्छे से वो फसल तैयार हो रही थी, तो महंगी फसल है, उसको अगर किसानों को अवेयर कराया जाए तो वो उसकी खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी और कई चीजें हैं, जैसे हमारे किसान बंधुओं ने, हमारे यहाँ लगभग 16 लाख, 16.5 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं सरकारी दस्तावेजों पर, 16.5 लाख किसान एक डिवीजन में। तो और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जब तक उनको अपडेट नहीं किया जाए, उनको नए मशीनों से, उनको नए केमिकल से, उनको नए यानी जो अपडेट इंफॉर्मेशन है उससे यानी जानकारी उनकी नहीं दी जाए, तो वो तो पिछड़े रह जाएंगे ना। आज हमारे यहाँ देखिए, लोग पहले पंजाब में फसलों के अपशिष्टों को जला रहे थे, आज हमारे यहाँ भी जलाने लगे हैं। जब मिट्टी गर्म होगी, आपके भूमि पर रखी हुई अपशिष्ट आप जलाएंगे तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, और उर्वरता कम होगी तो फिर फसलों को उपजाने के लिए आप खाद डालेंगे, तो उसका भी इफेक्ट जो है, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ेगा, आपकी भूमि पर उर्वरता लगातार कम होती जाएगी। तो हम इसके लिए अवेयर कर सकते हैं कि आप बायोपेस्टिसाइड यूज कीजिए, बायो यानी कंपोस्ट यूज कीजिए, अपने पशुओं के, अपने घरों के पेड़ों पौधों के कचरों को बायोपेस्टिसाइड, ये बना के, कंपोस्ट बना के उनको यूज कर सकते हैं, ताकि भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बरकरार रहे, और केचुओं या घोंघों या छोटे कीट जो किसान के मित्र के रूप में है, वो खाद या जहर के उपयोग से बचे रहें। तो उससे उनकी प्राकृतिक जो स्थिति है भूमि की, वो बनी रहेगी। और खपत, आपका पैसा भी तो लग रहा है ना खाद के छिड़काव में, दवाई के छिड़काव में, ज्यादा से ज्यादा। अब मैंने ये देखा है कि एक दवाई मक्के की फसल में जो कीट लग रहे हैं, उसको बचाने के लिए जो दवाई 5 ग्राम मात्र यूज की जानी चाहिए, वो 15 ग्राम 20 ग्राम उसी एरिया में किसान जानकारी की अनुपलब्धता के कारण कर दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि कीट रसिस्ट हो जाते हैं, और फिर वो उनको ज्यादा से ज्यादा जहर भी काम नहीं कर पाता है। तो इससे नए जो कीट जो आगे प्रजनन हो रहा है, उससे वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। आप फिर इसको यूज करेंगे, पेस्टिसाइड को यूज करेंगे, तो कीट का कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और इसका सबसे आसान उदाहरण मगध क्षेत्र में धान में लगने वाला कजरी, यानी स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, जो फूलगोभी, बंदा गोभी, धान, बैंगन और गेंदा के खेतों में, अभी रिसेंटली मैंने देखा है गेंदा फूल की खेती भी यानी गया में, नवादा में, जहानाबाद में होती है। तो वहाँ उसके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है जो गेंदा फूल में आपको कजरी लग जाती है। धान में तो पहले लगती थी, अभी गेंदा फूल में भी लग जा रही है। और किसानों ने ये कहा कि सर छिड़काव तो करते हैं, लेकिन यानी सफल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ट्राइकोगामा कार्ड्स आते हैं, ट्रैप्स आते हैं,
तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पेस्टिसाइड, सिंथेटिक पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दें और उससे ही कंट्रोल किया जाए। नहीं, ट्राइकोगामा कार्ड्स होते हैं। तो हमारे यहाँ किसानों को ये भी नहीं पता है कि ट्राइकोगामा कार्ड्स क्या होता है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप क्या होता है। जैसे आप जहाँ अमरूद उगाए जा रहे हैं टेकारी के इलाके में आप जाएं, लगभग जगह आप घूमेंगे, कहीं भी फल मक्खी को रोकने के लिए कोई जाल नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उससे परिचित नहीं है, उनको वो बताया नहीं गया, उनको जागरूक नहीं किया गया कि अगर आप फल की मक्खी को पकड़ने के लिए कोई ट्रैप लगा दें, फ्रूट फ्लाई ट्रैप बहुत सस्ती आती है, लगा दें, तो आप फल मक्खियां आपके अमरूद को बर्बाद नहीं करेंगे। आप देखेंगे अक्सर पके हुए अमरूद जब आप बाजार से लें, उसको फाड़ें तो अंदर मक्खी का छोटा छोटा लार्वा, वाइट वाइट फल मक्खी का लार्वा मिलता रहता है। हाँ, वो करेले में भी हो जाता है, कई सब्जियों में भी होता है, कुकुरबिटेसी के कई सब्जियों में होता है। तो अलग अलग प्रजाति के हैं, बैक्टीरियोसेरा है। फिर अभी तो हम लोगों ने एक नई मक्खी को ड्रम स्टिक से, यानी मुनगा जिसको कहते हैं, सहजन की प्रजाति थी जो भारत के 2 राज्यों से जानी जाती थी, लेकिन हमने उसको बिहार में आम और अमरूद में देखा था तो रिपोर्ट किया। तो अगर आपके यहाँ विस्तार हो रहा है कीटों का, देसी कीटों का भी, नुकसानदेह कीटों का और विदेशी आक्रामक कीटों का, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में कमी है और हमको ये बताया नहीं जा रहा है कि कौन से कीट ज्यादा आक्रामक है और उनकी व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी है, सरकार को इसके उनको प्रति थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी सर, जागरूक करने का कार्यक्रम चलाना चाहिए जी सरकार सर। को, लेकिन ऐसा चल नहीं जी पाती है जी सर। जी, अच्छा, एक चीज जागरूक और करने का देखा जाता है, कार्यक्रम एक चीज, चले सर। जी जी, और जी एक सर। और देखा जाता है सर, जैसे किसानों में एक धारणा है कि जब हम जैविक खाद या जैविक जो आपने बातें की जितनी, उसका इस्तेमाल करने जी से जी उत्पादन है जी जी जी। उनका कहने को उतना नहीं हो पाता, उत्पादन में प्रभावित होता है ये रासायनिक खादों की अपेक्षा। सर सर इस सर पर सर मतलब क्या? ऐसा 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 कुछ नहीं है। सर जी आपके बगल में ही, गया के बगल में नंदी डेयरी, गया में ही नंदी डेयरी है, वो जी बायो कंपोस्ट और बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। आप वहां विजिट कर जी सकते हैं, उनसे अच्छी सब्जी का उत्पादन कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप पहले उपयोग करके देखिए। जो आदमी बिना खाना पीना के कुपोषित हो गया है, उसको आप एक ही दिन में हॉर्लिक्स पिला के तो मजबूत जी नहीं कर देंगे ना। तो जी आप जी बायो जी जी, होता पेस्टिसाइड है। थोड़ा थोड़ा यूज कीजिए। आप जी देखेंगे कि अगर आपने 1 साल के दौरान 3 बार बायो कंपोस्ट यानी खाद जो है जैविक खाद बना के डाले हैं खेतों में, तो धीरे धीरे वो अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। और मैं खुद प्राप्त भी कर मेरे, लीजिए। हाँ, मेरे पास भी आम का बगीचा लगा हुआ है, मैं खुद ही उसकी देखभाल करता हूँ, तो मैंने देखा है। मैंने जी जी कई बार मुर्गी मुर्गी के जो पोल्ट्री मुर्गी के जो वेस्टेज है, पूप मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटा हैं, जी उनको पत्तों के साथ, नीम के पत्तों के साथ सड़ा के खेत में डालने का काम किया है। तो बायो कंपोस्ट काम करता है, लेकिन आप ही सोचिए कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आज एक दिन काजू बादाम खा ले तो तुरंत तो शरीर में ऊर्जा नहीं आ जाएगी सर। उसके जी, लिए उसको एक चलन चलन बनाना होगा और कुछ मतलब दिन तक जी चल, आपको। और ऐसा करने से रोजगार परक मतलब रोजगार वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर खेती हमारा जो है फायदा सौदा बनेगा, जी मजबूरी जी का जी जी। सौदा नहीं जैसे बनेगा। जैसे ये जैसे बिल्कुल आप आपका देख कहना सकते हैं, है। आप देख सकते हैं कि नंदी डेयरी वो कंपोस्ट बेच भी रहे हैं। वो पैकेट्स में बना के 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया का, यानी अलग अलग वेट वाइज वो बेच रहे हैं बायो जी कंपोस्ट को, जैविक कुछ खाद को। और पिछले मेरा एक जी कॉन्फ्रेंस में मेरी एक लेक्चर थी अभिराम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, वहां मैंने बच्चों को देखा कि वो 20-20 रुपए का लगभग 2 किलो का प्लास्टिक पैकेट जैविक खाद का, उन्होंने पूरे कॉलेज के कचरे को सड़ा के जैविक खाद बनाया हुआ था। और वो जो भी आ रहे थे लोग, उनको वो गमलों वमलों में डालने के लिए प्रेरित करके और 20-20 रुपए का पैकेट बेच रहे थे। तो सोच लीजिए कि उससे अगर कोई बायो कंपोस्टिंग का भी काम कर रहा है तो भी रोजगार मिल जाएगा उनको। और अगर जी जी जैविक सर। खाद किसान डालते हैं तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन ये जी है जी कि कृषि के अपडेटेड मॉडल को फॉलो करें, आप इंटीग्रेटेड करना फार्मिंग पड़ेगा, को तरजीह दें, आप फलों के अपनाना साथ पड़ेगा। साथ सब्जी। सर, मैं मोहम्मद दानिश फल मसूद, सब्जी बिहार अन्य स्टेट चीजों का फॉरेस्ट। भी उत्पादन करना पड़ेगा। जी 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 सर। जी जी। ठीक है सर, तो इसी चीज को हम राशिद सर, जो एमडी राशिद सर नईम सर हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कि सर जैसे कि अभी तो दानिश सर ने बात की मतलब इंटीग्रेटेड कृषि और जो मतलब खाद्यान्न के अलावे जो किसान उत्पादन करके अपना लाभ कमा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या भी है कि जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके लिए हमारे यहाँ का जो मुख्य भोजन है, जो खाद्यान्न है, वो भी चाहिए।
तो हम किस तरह का कोशिश करें, किस तरह के प्रयास करें कि ये जो मतलब मगध क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ सोन और पुनपुन से फल्गु तक का आधा इलाका इधर तो जो सोन नहर प्रणाली वाली है उससे तो सिंचित होती है, लेकिन जब भी हम गया का साइड से देखते हैं, नवादा का देखते हैं, वहां नहर का मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं है। उत्तर कोयल है तो अभी बागेश्वरी से काम लेना पड़ा। निर्माण प्रक्रिया में है। वो तो कट सर गया ना, तो कट खाद्यान्न जाने के को हम बाद फिर कैसे यही बढ़ाएं, से इसका भी तो हमें कोई बात देखना नहीं, हो गया मेरा पड़ेगा। काम खत्म, मतलब हम बच हम गए। राशिद सर से बात करना चाहेंगे। राशिद सर, उस वक्त टाइम ये पीछे खाद्यान्न कैसे बढ़े ताकि हमारी जो जनसंख्या वो है चल रहा उसकी बढ़ती है, जरूरतों की फेसबुक पूर्ति हो पे सके। लाइव चल रहा राशिद है, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, तो बोलेंगे इतना बड़ा जी, ये हो गया बहुत बहुत कि धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और इसी बात को कंटिन्यू करते जी हुए दो बातें बोलना चाहूँगा कि हम नौकरी भी यहीं पा गए हैं जहाँ पले बढ़े हैं। तो हमारी अच्छी अच्छा बात अच्छा ये है कि हाँ, यहीं से उपजे, यहीं से फैले और फिर यहीं पे जड़ पकड़ी आकर अच्छा के। अच्छा। और ओह चलिए बहुत अच्छा था। हाँ, बिल्कुल सर, बिहारी हैं सर, बिल्कुल पूरी तरह से। जी जी। तो मगध के क्षेत्र से वाकिफ़ भी हैं और हमारी रिसर्च बायोडायवर्सिटी पे रही है सर, एग्रीकल्चर के पेस्ट के। तो 5 स्टेट पे हमने जी काम जी। किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग हुई थी। तो प्रोजेक्ट लीडिंग टू पीएचडी रहा है सर हमारा। तो 5 स्टेट्स, जिसको आप हमारा ये भी पार्ट बोल खत्म सकते हो हैं गया। लोअर गंगा बेसिन स्टेट्स जो बाकी आते हैं लोग सर, है, जिसमें ये बिहार, आधे जी उत्तर एक घंटे प्रदेश, के प्रोग्राम में उत्तराखंड, 34 वेस्ट मिनट तो मैंने ही बंगाल, खींच दिया। झारखंड, ये आ ये जाते बोला हैं। ही तो गया था इसमें कि बाकी एक्सटेंसिव लोग सर सक्षम नहीं है कृषि। बायोडायवर्सिटी सर्वे Please किया है मैंने। mute the हाँ, other मयंक people जी, who is just noisy. पैरेलल वॉइसेस आ रही हैं थोड़ा, अगर आप म्यूट कर दें तो। क्योंकि सर, पार्टिसिपेंट्स भी बहुत म्यूट ज़्यादा नहीं हैं, म्यूट अगर कर लें। इंडिविजुअली भी करेंगे तो हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच ये सर। दानिश सर को थोड़ा सा कर दिया कर दिया। दानिश सर के पास नॉलेज जी, दानिश सर का भंडारण काफ़ी मज़बूत है और बहुत एक्टिव रिसर्च में बहुत ज्यादा। एंगेज रहे हैं, इवन दो ही सर इज़ सर स्टिल अ रिसर्च स्कॉलर, लेकिन बहुत ही एक्टिवली रिसर्च में एंगेज रहे हैं ये। तो बैंडविड्थ इनका लो दिखा रहा है, लेकिन नॉलेज है इनके पास पूरा है सर। यहाँ पे हम लोग जिस जिस टॉपिक को हमने शेयर किया था, हमने और दानिश जी ने, तो हमने ये कहा कि चूंकि आप यहाँ पे एक्टिव रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आप इस टॉपिक पे बात कर लीजिए और मैं ग्लोबल टॉपिक पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सर, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट जी चेंज के नाम से जानते हैं। और हम लोग उससे जी जी। रूबरू हो रहे हैं सर। ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं। पिछले साल नींबू की फसल इतनी खराब हुई कि नींबू पे मीम्स बन रहे थे सर, क्योंकि बाजार में नींबू नहीं आ रहा था। जी जी। जब मौसम ठंडा नींबू होना नहीं था। चाहिए था, तो लू चल रही थी सर। तो इसको ध्यान में जी किए जी हुए कोई बिल्कुल। नहीं ऐसा कह सकता है कि मौसम में बदलाव नहीं आ रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं, उसको महसूस भी कर रहे हैं कि मौसम में बदलाव बहुत तेज़ी से है। और वार्मिंग की जहाँ तक बात है, तो जब सर्दियाँ पड़नी चाहिए थी, अप्रैल में मौसम बड़ा अच्छा रहता है सर यहाँ का। लेकिन अप्रैल में लू चल रही थी अभी, लास्ट ईयर की बात अगर हम लोग करें, पिछले साल की, तो यहाँ जी पे जी लू चल बिल्कुल रही थी, हीट वेव बिल्कुल। थी अप्रैल में। तो मौसम तेजी से बिगड़ रहा है। एक पीपीटी है सर, मैं शेयर करना चाहूँगा, अभी मैंने बस बैठे-बैठे बनाई है। अ, उसको शेयर करते हैं सर। जी क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। विजिबिलिटी है सर? आप नीचे सर वो जी जी दिखिए। प्रेजेंटेशन मोड में आप चले जाओ, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा देखना लोगों के लिए। अभी सही है? हाँ दिख जी, रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, अभी सही है। जी, जी, जी। इसे बस अभी कहिए फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में टाइप किया है मैंने। तो ये है सर, जैसे क्लाइमेट चेंज को हम ये बोल सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है सर, जो टेम्परेचर और वेदर के पैटर्न में लंबे समय को लेते हुए जो एक शिफ्टिंग हो जाती है, और जो कुछ हद तक नॉन रिवर्सिबल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ों को पलटा नहीं जा सकता है। तो ये एक नॉन रिवर्सिबल शिफ्ट इन वेदर का पैटर्न है सर, और टेम्परेचर में 16 डिग्री सेल्सियस को एनवायरनमेंट वालों ने ये रिकॉर्ड किया है कि ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर है सस्टेनेंस के लिए, मतलब जिंदगी रहने के लिए, जीवन के रहने के लिए 16 डिग्री को ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। और 18वीं शताब्दी से अब तक सर देखिए 1.5 डिग्री से टेम्परेचर राइज किया है, और उम्मीद है कि इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो वो 3 डिग्री तक चला जाएगा। और
जो समुद्र का लेवल है सर, सी लेवल जिसको हम बोलते हैं, समुद्र एक हम ऐसे समझ लें सर कि पानी के कटोरे जैसा है, तो अगर वो भरता जाएगा तो उसका इनफ्लो तो है समुद्र का, आउटफ्लो तो है नहीं सर। तो वो तो आप कहिए कि सोलर रेडिएशंस की वजह से जो वाष्पीकरण होता है, उसी से कुछ हद तक पानी का लेवल कंट्रोल रहता है, सी का। तो अगर उसको एक कटोरा मान लिया जाए, तो जो पोलर आइस कैप्स है सर, उसके मेल्टिंग होने की वजह से जो सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो ऐसे इलाके हैं, जो नीचे के स्तर पे हैं, जिनका सी लेवल जो है जिसको अभी के डेट में एन्जॉय किया जाता है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वो डूबने की आशंका है और सिर्फ डूबना ही नहीं है सर, 4.5 मिलीमीटर एक साल में सी लेवल का राइजिंग रेट ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिए क्लाइमेट चेंज को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपने आप ही होता है, आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी होगा। तो हम पूरे-पूरे ज़िम्मेदार तो नहीं हैं इसके, लेकिन जिस रेट से ये हो रहा है, उसके लिए हम ज़िम्मेवारी कहीं न कहीं लेना पड़ेगा हमें। तो नेचुरल कॉज़ेज़ जो हैं सर, उसमें तो आप देख ही लीजिए मैंने लिस्ट किया है, जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जंगल की आग हो गई, एक नेचुरल स्तर की रेडियो एक्टिविटी होती है, झारखंड के एरिया में, हज़ारीबाग के एरिया में भी रेडियो एक्टिव जहाँ पे भी मिनरल्स हमें उस तरह के हैं, वहाँ एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रेंज होती है, जो आस-पास के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। वोल्केनिक एक्टिविटी है सर, ज्वालामुखी जहाँ पर है अभी तो आस-पास में फूट भी नहीं रहा है, लेकिन चूँकि अर्थ को एक क्लोज़्ड इकोसिस्टम अगर मान लिया जाए, तो अगर कहीं पर भी हो रहा है, तो उसका असर यहाँ पर भी होगा। सोलर का रेडिएशन, सूरज का जितना इल्यूमिनेशन यहाँ पहुँच रहा है, जो रेडिएशन लेवल्स हैं, क्रिस्टल प्लेट का मूवमेंट है, मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, उसमें नई ज़मीन बन भी रही है और पुरानी ज़मीन जा भी रही है। तो ये सब नेचुरल कॉजेज़ हैं और इनसे जो चेंजेज़ होते हैं सर, वो अचानक ही होते हैं, वो सबके कंट्रोल से बाहर भी होते हैं एक तरह से। लेकिन ये जल्दी होते नहीं हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी से ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ह्यूमन कॉजेज़ जो है एंथ्रोपोजेनिक हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका हाथ रहा है ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो रिज़र्व हमारे थे सर फॉसिल फ्यूल जिनको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, ख़ास करके कोयला। कोयला एक ज़माने से जलाता जाया गया है और फिर पेट्रोलियम पे भी कहिए कि हम लोगों ने हाथ आज़मा लिया है। तो आजकल का एनर्जी सेक्टर कोल और पेट्रोलियम पे ही पूरा-पूरा डिपेंड कर रहा है। रिन्यूएबल के नाम पे सूरज से जैसे आप सौर ऊर्जा बोल लीजिए या विंड एनर्जी कह लीजिए, टाइडल कह लीजिए, जियोथर्मल कह लीजिए, ये किताबों तक हैं। कुछ हद तक सोलर को और विंड को हमने यूज़ में लाया है और तो हम बस पढ़ के ही जानते हैं कि ऐसे भी एनर्जी कहिए कि पैदा की जा सकती है और उसको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अभी पूरा-पूरा जो हमारा लोड है, वो कोल पर है और पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स पर है। तो ये बहुत ही जब इनको एक ऐसे समझिए कि ये कार्बन डिपॉज़िट्स हैं सर, तो जब इनको हम इस्तेमाल में लाएँगे, तो हम कुछ रिलीज़ भी करेंगे। रिसोर्स को जब इस्तेमाल किया जाता है, तो बाई प्रोडक्ट 2 चीज़ें बनती हैं सर। एक तो प्रोडक्ट बनता है जो हमें चाहिए, तो जो चाहिए वो तो हो ही रहा है और जो हमें नहीं चाहिए वो हमें फ्री में मिल जा रहा है। तो जो नहीं चाहिए उसमें आ जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो खास करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बदनाम है, लेकिन मीथेन है जिधर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं जाता है। अगर क्रिस्टल प्लेट्स की बोलें, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ज़माने तक यही पढ़ा जब हम स्कूल में थे कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं और इनसे प्रकृति को कोई नुकसान होता ही नहीं है कि आप जो है पानी से बिजली बना लीजिए। लेकिन डैम जहाँ पर बनाया जाता है, अब जाकर के ये पता लग रहा है कि जहाँ पे आपने डैम्स बनाए हैं, पानी को रोका है, तो पीछे का पूरा एरिया हम लोग उसको बोलते थे इनंडेट हो गया, डूब गया पूरा-पूरा। विस्थापित किया जाता था, वहाँ से लोगों को हटाया जाता था और पूरा जो ग्रीन एरिया जिसमें पेड़-पौधे अब जहाँ से नदी बह रही है, उसके आस-पास तो हरियाली होनी ही है। तो नदी को अगर आप कहीं पे रोक दे रहे हैं, तो पीछे का पूरा एरिया आप एक तरह से डुबा रहे हैं पानी के अंदर। अब उसको सड़ने में वो एक नेचुरल तरीका तो है नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ को डिकम्पोज़ करने के लिए, सड़ने के लिए हवा और पानी बैलेंस चाहिए होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को पानी में डुबा देंगे आप पूरी तरह से, तो इतना ऑक्सीजन तो पानी में होता नहीं कि वो उसको सड़ा पाए तेज़ी से। तो ये मीथेन सबसे ज़्यादा अभी जो निकल रही है, वो ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट से निकल रही है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा। हमने जाने-अनजाने इसको बहुत अच्छा माना, इसको जो है सपोर्ट भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन इससे निकल रही है और वो सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है सर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके आगे कहीं खड़ी भी नहीं होती है। अगर आप मीथेन की कैपेसिटी को देखेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, ये 7 बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस में हम लोगों का भी एक नाम है। चाइना जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चाइना में हो रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की ओर अग्रसर है।
तो ये मान के चलिए कि अगर किसी भी तरह से आप डेवलपमेंट के या प्रोग्रेस के रास्ते पर हैं, तो ग्रीन हाउस गैस एमिटर आप रहेंगे, कार्बन फुटप्रिंट आपकी रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, पाषाण युग में नहीं जा सकते, तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो डेवलप हो गए हैं वो तो इसमें कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि चाइना यूएस के आगे है सर इसमें। अगर आप पीपीटी पे देख रहे होंगे तो चाइना स्टैंड्स फर्स्ट एंड यूएस स्टैंड सेकंड एंड जी इंडिया देख रहे हैं स्टैंड्स सर। थर्ड। तो अब इसमें थर्ड है चाइना जी। अमेरिका को पीछे छोड़े हुआ है, क्योंकि अमेरिका तो डेवलप कर चुका था, उसने अपने डेवलपमेंट को सस्टेन किया हुआ है, सिर्फ ले करके चल रहा है। और चाइना पूरा लगा हुआ है डेवलप करने के लिए, तो रफ्तार उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है और कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहा है। अब दो चीजें हैं सर, हमें ताकतवर भी बनना है, तो ताकतवर बनने के लिए हर तरीके से सशक्त जिसको बोलते हैं होने के लिए आपको करना रिसोर्सेस को पड़ेगा। यूटिलाइज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम कमजोर ही पड़े रहेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को डिले कर देंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग तो बाद में होगी, पहले मजबूत आप पर हावी हो जाएंगे आकर के, तो आप कमजोर भी नहीं रह सकते, मजबूत भी होना है। तो आजकल हम लोग कमजोर भी नहीं रह लेटेस्ट जो सकते। है बजवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा बजवर्ड सुन रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी इतनी ही है सर कि जो तबाही जी 100 सतत वर्षों में विकास। आनी है वो तबाही 500 वर्षों में आ जाएगी। कम से कम 400 वर्ष आपको ज़्यादा मिल जाएँगे। और इसका अल्टरनेटिव सोर्स मिल ये है कि आप अभी सोलर सोलर की गाड़ियों में, मतलब सोलर ड्रिवन कार्स इनमें चलना शुरू कर दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ बसेस चल रही हैं, जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट तो है, लेकिन वो फिट किसी एंगल से नहीं रहती हैं। तो हमें इसको ग्रास रूट लेवल पे अगर काम करना है सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, देखिए हर घर से जब काम शुरू होता है तो सोसाइटी लेवल पे काम होता है। अगर हम जागरूक हर घर के लेवल पे एजुकेशन को डालें और इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करने की तरफ एक कदम उठाएं, तो हो सकता है कि जब हर एक घर में एक आदमी भी अगर शिक्षित हो और बात को समझ रहा हो, तो अपने घर वालों को समझा पाएगा और सोसाइटी के लेवल पे कुछ आउटपुट दिखेगा आपको। छोटी-छोटी जो एक-एक कदम बोलते हैं, वो एक-एक कदम अगर एक फैमिली ले रही है, तो एक सोसाइटी एक बड़ा कदम लेती है सर। और फिर सोसाइटी के लेवल से फिर हम ऊपर उठेंगे, तो फिर कहिए कि नेशन के लेवल पे इसको फीज़िबल कर सकते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है सर, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम जी करने जी। के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्स को, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितने में काम चल जाए आपका। और यहाँ से ये बात निकालनी पड़ेगी कि अमीर आदमी गाड़ी में चलता है और गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे चलता है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि दूर जाने वाला गाड़ी से जाता है और पास जाने वाला साइकिल से भी जा सकता है। साइकिल से भी जा सकता है। जी हाँ, जी बिल्कुल। मतलब ये कि सोच रखनी पड़ेगी हमें आपको। संरक्षण, जो संसाधनों का संरक्षण है उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उसको सर, देखिए विवेकपूर्ण इस्तेमाल। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल, जो हमारे पास है, ठीक है सर। जो भी ठीक है सर, तो संसाधन अब हम हैं, थोड़ा सा जी। तो बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना रहेगा सर, और लोड को घटाना रहेगा। नहीं तो हर तरीके से आप देख रहे हैं, आप कुछ भी करेंगे, जैसे आप कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाह भी रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये देखिए हमारे यहाँ जो मगध का क्षेत्र है, ये पूरा-पूरा डिपेंडेंट है मॉनसून पर एग्रीकल्चर के लिए। मानसून कि पर। किसान बीज बोने से पहले बलि देता है और फिर बीज बोने के बाद आसमान देखता है। तो ग्राउंड वाटर लेवल हमारे यहाँ जा रहा है, तो ट्यूबवेल आसमान देखता धीरे-धीरे है। जी सरकार जी कर देगी बिल्कुल सर। बंद। बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर को सस्टेन करते हैं, तो एग्रीकल्चर तभी हो पाएगा जब हमारे पास पानी रहेगा, और पानी तभी रहेगा जब हम जी सर, तो टेम्परेचर अब को हम थोड़ा थोड़ा-सा सा कंट्रोल कर जी पाएँगे। जी सर, तो हम थोड़ा सा पिंटू सर के पास चलते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जी, जी, कि बिल्कुल सर। ग्राउंड लेवल का हम जो ग्राउंड वाटर उसका तो हम बहुत हद तक अब इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और हाँ टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, उसका इस्तेमाल करके हम ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे मतलब शोषण काफी कर रहे हैं। तो बिल्कुल लेकिन सर। उसके साथ साथ हम पिंटू सर से ये जानना चाहेंगे कि कृषि आधारित अगर कौन सा मतलब यहाँ इंडस्ट्री अगर इस्तेमाल किया जाए, मतलब जो कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या इस तरह में और कौन सा काम किया जाए कि यहाँ से लोगों का पलायन भी दूर हो, और जो होता है ना कि इंडस्ट्री में ज्यादा लाभ मिलता है। अगर दूध को दूध बेच रहे हैं तो 40 रुपए 50 रुपए बेचेंगे, और पनीर बेचेंगे तो 300 रुपए किलो बेचेंगे, छेना बेचेंगे तो बिल्कुल। 400 रुपए बेचेंगे। तो इस तरह से समझना चाहेंगे सर, और क्या कार्य किया जाए इस क्षेत्र में, सरकार करे हम करें। पिंटू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये स्लाइड्स को हटा दिया जाए जो शेयर हो रहा है, देन आई कैन टॉक विद द डिटेल। आशीष सर,
प्लीज। मैंने अपने सिस्टम से सर हटा दिया है, वो शायद अपडेट होने में कनेक्टिविटी की वजह से टाइम ले रहा है, एंड ओके, नो इवन प्रॉब्लम। हाँ, हो सर जाएगा। राशिद सर, हाँ जी, ठीक है। राशिद सर थोड़ा ओके, सा इसको ये यस, इट्स ओके। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग जी जी Now, yes, now we are just talking about the climate's impact, particularly the relation between the agriculture and climates in the Magar divisions. और हम लोग बहुत से ग्लोबल लेवल पर बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट कि वी हैव टू बी वेरी concise on our themes so that the targeted group of the farmers of the Magar division can be benefited from these types of lectures. As academicians, I just going to be highlight some of the important issues and then I will just come on the point of the Magar divisions. Then after I will entertain your questions. Okay, is it okay? Yeah, sure. वेरी मच ओके सर। Yeah, okay, जी जी thank you. फर्स्टली भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भारत पूरी दुनिया में लगभग 210 लाख टन अनाज का, खासकर गेहूं और चावल को निर्यात करता है। पूरे विश्व में 40% इनका एग्रीकल्चर आउटपुट होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंडीशंस, द particularly द बिहार हैज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एरिया। उसके बाद अगर इफ वे जस्ट कंपेयर अगर हम चाइना से करते हैं तो चाइना में 6500 लाख टन उत्पादन होने के बावजूद भी ये दुनिया से 1500 लाख टन आयात करता है, और उसके बावजूद भी वहाँ का एग्रीकल्चर कृषि जो है, और हमारे यहाँ की कृषि में बहुत कुछ विविधता है। दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर हैव इंट्रोड्यूस्ड द ट्रांसजेनेटिक क्रॉप्स, बायोटेक क्रॉप्स। वहाँ बहुत से ऐसे हैं जो वर्ल्ड के, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में दुनिया का दूसरा देश होने के बावजूद भी चाइना हमसे बेहतर एग्रीकल्चर फील्ड में है। तो उसका वजह ये रहा कि एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने मॉडर्न तकनीक के साथ साथ, ट्रांसजेनेटिक क्रॉप्स के साथ साथ अपने फार्मर्स को बहुत स्किल ट्रेडिंग देने के साथ साथ बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जो क्षेत्र हैं, जो बहुत रिमोट एरिया है, जो बंजर एरिया है, उस पर भी उन्होंने एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन के बावजूद भी हाई ग्रोथ उनका वहां पर एग्रीकल्चर का आउटपुट को देखा गया है और माना भी गया है कि वो दो तीन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो उस क्षेत्र में है, खासकर यांग टिसिक्यांग या हंगाओर या साउथ ईस्ट रीजन में, भारत में अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो मेनली पर्टिकुलर है वो गंगा बेल्ट के एरियाज में ज्यादा, गंगा अलॉन्ग विद द गंगा, और उसमें से मिडिल गंगा, लोअर गंगा का जो पार्ट है वो पर्टिकुलरली ये खास तरह का एक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एरियाज के लिए बात करते हैं। बिहार में जो कृषि का है, खासकर नॉर्थ बिहार जहाँ फ्लड्स एरिया है, वहीं साउथ बिहार ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया होने के कारण यहाँ ज्यादातर जो सॉइल मॉइस्चर्स हैं वो बहुत कम हो गया है। मैं अभी मैप शेयर करूंगा और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉइल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाने के लिए और आगे ग्रोथ करने के लिए। दूसरा जो कृषि का जो आउटपुट है, वो आउटपुट में तीन तरह का, यहाँ का लैंड स्ट्रक्चर, जो लैंड यहाँ का है वो फर्टिलिटी तो है क्योंकि गंगा के लॉन्ग बेटेड है, सोन गंगा का दोआब एरियाज हैं, खासकर साउथ बिहार का क्षेत्र है जिसमें मगध डिविजन्स आते हैं, और पानी की अवेलेबिलिटी भी है और इरिगेशन, लेकिन नेचुरल वे ऑफ इरिगेशन जो है वो ज्यादा है, और आर्टिफिशियल तरीके से उस तरीके का कैनाल्स वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ भी तो प्रोसेस में रहा, उसका कोई हुआ नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर इरिगेशन जो सेकंड आउटपुट है लैंड के बाद इरिगेशन, वो इरिगेशन में ज्यादातर लोग ट्यूबवेल वगैरह पर डिपेंडेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इसलिए ज्यादातर ट्यूबवेल का फायदा मिल रहा है, लेकिन इससे पहले कि हमारे पास लैंड अच्छा होने के बावजूद भी बहुत मेजर जो कृषि थे, किसान थे, वो ट्यूबवेल्स वगैरह पर डिपेंडेंट थे, नलकूपों पर डिपेंडेंट थे और तालाब वगैरह पर थोड़ा रहते थे, उसी से उनका कृषि वगैरह का ज्यादातर होता था। लेकिन अभी का जो रिपोर्ट है, बिहार सरकार ने भले नल जल और ये जल जीवन हरियाली के तहत बहुत से तालाबों को पुनरुद्धार करने का काम किया है, लेकिन विगत जो दाता है, विगत एक दशक में लगभग 70 से 80% तालाब में पानी चले गए, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हुआ है, और ट्यूबवेल्स वगैरह में तो पहले हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली तो इम्प्रूव हुआ और इम्प्रूव होने के बाद ट्यूबवेल्स पर बढ़ा, लेकिन इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर का भी मिसयूज होने लगा है, जिससे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन से एक साउथ बिहार में बहुत बड़ा चुनौती है। तीसरा है कि फर्टिलाइजर जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में वो ज्यादा यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, और केमिकल फर्टिलाइजर अपने आप में वो
कम से कम तो प्रोडक्शन जल्दी देते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। एक हर तरह का है, जैसा कि अभी प्रीवियस स्कॉलर्स ने भी अपना डिस्कस किया कि कैसे कैसे वो भूमि को बंजर को बनाता है, उर्वरता को खत्म कर देता है, और खासकर जो नेचुरल वे ऑफ प्रोसेसिंग है जिसको फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह में जो हम डालते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग अगर हाईली केमिकल फर्टिलाइज है तो वहां पर उनके जो वर्मी कंपोस्टिंग या जो केचुआ वगैरह है, ये सारे चीज ज्यादा ग्रो नहीं करते, मर जाते हैं। जो अभी हम लोग पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि वहाँ हाईली केमिकल फर्टिलाइजर के यूज होने के बाद भी प्रोडक्शन बहुत बड़ा, धीरे धीरे भूमि की जो बंजर वेस्ट लैंड का एरियाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो खासकर अगर यहाँ की मगध डिविजन्स की बात करें तो हमारे जो मेन जो टारगेटेड ग्रुप है, जिनको हम बात करें किसान, वो हाईली अनस्किल्ड, they are not much more aware from the any fact and figure as per the changing scenarios of the climate change in that particular area. हमारे यहाँ थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाते हैं किसान या किसान के बच्चे होते हैं या फैमिली होते हैं, जो डोंट वांट टू बी इंडल्ज इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर करना सबसे लगता है कि बहुत हीन वो काम है, सबसे तुच्छ काम है। खासकर मगध बिहार के क्षेत्र का अगर हम जो मगध के क्षेत्र बात करें, अरवल, नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, जो ये जो क्षेत्र हैं, और ये जो क्षेत्र में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक फ्यूडलिस्टिक थिंकिंग ज्यादा है। हमारे बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, बस सारे काम से चिंता हट जाए, वो गवर्नमेंट जॉब, बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट करना, या बच्चे को पढ़ा लिखा कर करके दे डोंट वांट टू बी इंटरेस्टेड टू डू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आइदर दे आर जस्ट इंडल्ज इन द एनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज। कोई या तो वो मजदूरी कर लेगा, वो खेती करना पसंद नहीं करता, और थोड़ा पढ़ लिख गए तो ये। तो हमारे यहाँ जो टारगेटेड ग्रुप है, जो किसान है, वो अनस्किल्ड, उसको आज बदलते परिस्थिति में ना तो जानकारी है, ना उनके साथ मैनेज करने की कैपेसिटी, ना क्षमता। अगर ट्रेनिंग भी हम करते हैं तो हमको ये बात भूल जाते हैं कि हम हाई लेवल की इतनी बातें उनको बता रहे हैं, जैसे कि मैं एक 2 3 4 ट्रेनिंग का हिस्सा रहा कि जो उनके समझ से बाहर है, जो खुद अपना नाम नहीं लिख पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उनको हम पूरे वैज्ञानिक पद्धति से हम बताएंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और रियलिटी है कि बिहार में बहुत सा एग्रीकल्चर रोड मैप बना, कृषि रोड मैप बना, खासकर इन क्षेत्रों में नहीं बढ़ पाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिट्टी के प्रोडक्शन में जो विगत सालों में, विगत कुछ मैं 5 सालों का कुछ सर्वे कराया था इस क्षेत्र में, मगध डिविजन्स में, और उस डिविजन्स में जो सर्वे करा उसमें से बड़ा फैक्ट ये आया कि 70 से 80% लोगों ने कहा इंटरेस्टेड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और वो ज्यादातर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज जैसे मशरूम की खेती या गेंदा का फूल वगैरह ये सब करा रहे हैं, जो एक कॉमर्शियली बहुत बड़ा एग्रीकल्चर को लॉस करने की एक पॉलिटिक्स है। गेंदा की खेती इस क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हाईली पानी को बहुत ज्यादा लेता है, और ग्राउंड वाटर हो या आसपास के पानी को गेंदा का फूल वगैरह बहुत वेस्ट करता है। तो जब गेंदा इस तरह का हम लोगों ने प्रमोट कर दिया, तो उससे तो ऑलरेडी है कि वो एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए हमने खत्म कर दिया, पानी को ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से खास मगध डिविजन में बढ़ रहा है। उसका एक ये भी वजह रहा है कि हमने हॉर्टिकल्चर तकनीक को, बहुत सा ऐसे चीजों को नहीं देखा। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ा है सदर्न बिहार में, अभी भी देख रहे हैं कि अक्टूबर हो या ये सॉरी अक्टूबर में भी, अभी नवंबर दिसंबर में दिन में अभी कभी गर्म है, ठंड बहुत ज्यादा आता था। क्लाइमेट का जो ड्यूरेनल वेरिएशन है, जो दैनिक का टेम्परेचर वेरिएशन, ये बहुत बढ़ गया है। दिन का बहुत ज्यादा कभी गर्म लगता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि अच्छे एटमोसफियर के लिए, अच्छे वेदर कंडीशंस के लिए टेम्परेचर का जो, खासकर वेदर के हिसाब से, अगर ठंड में है तो ठंड का एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं होता। बहुत ही इरेगुलर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। इसका वजह से क्या बना है कि इसका फाइल जो मगध और ये खासकर सदर्न बिहार में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जो प्लांटेशंस का है वो भी 11 अब 17 अब 12-13% ही है, गवर्नमेंट के हिसाब से 17% के लिए कह रहे हैं कि बढ़ा, लेकिन 11 से 12% गया क्या है, तो मगध डिविजन ओवरऑल 12-13% ही प्लांटेशन एरिया है, चाहे कोई भी है। तो वो क्लाइमेट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे, टेम्परेचर्स का यहाँ पर वनरेबिलिटी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि प्रोडक्शंस पर पड़ा। अगर ऑन एंड रिकॉर्डेड देखा जाए तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर 10% पैडी कल्टीवेशन में कमी आती है, 5% आपका जितने भी ऑयल सीड्स वगैरह है उसकी प्रोडक्शन में कमी आती है। वजह क्या हो रहा है कि सदर्न बिहार में, खासकर मगध क्षेत्र में, ये क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा तो वो समय से पहले वो ग्रो कर जाता है। जो दाना बड़ा होना चाहिए था, एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम के साथ उसको डेवलप करना चाहिए था, वो पहले हो जाता है, इसलिए प्रोडक्शन कम भी हुआ,
और जल्दी वो खत्म हो जाता है। उसके बाद समस्याएं ये हैं। दूसरा है कि इस क्षेत्र में वेस्टलैंड बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम रहा है। एवरेज बता रहे हैं कि हर साल 10 से 15% लोग कृषि को छोड़ ही रहे हैं। मतलब मगध डिविजन का जो आंकड़े हैं 10 से 5 से इसका एक और कारण 10%। सर थोड़ा सा इसी पर आपसे हम ये करना चाहेंगे सर पेंटर, थोड़ा सा इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर लगभग 83% से ज्यादा जोत जो है एकदम सीमांत या उससे भी कम है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है सबकी। और यस यस यस। उसमें भी मतलब अगर अगर 2 बीघा भी जमीन है सर तो 10 जगह है, 15 जगह है निचकबंदी के अभाव में। तो हम्म। इससे भी एक किसान का बेटा है, चाहे वो हम किसान हो, तो हमारा इंटरेस्ट इससे भी घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्योंकि अगर हमारी अगर 2 बीघा जमीन अगर एक जगह हो तो हम बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास रहेगा, लेकिन अगर आप 10 जगह हमको 2 बीघा जमीन दे देते हैं तो हम क्या करें, कैसे कर पाएंगे? ये भी एक ये समस्या है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है शायद। यस 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 बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जो जोतों का आकार हो रहा है जी सीमांत और खेती का, और वेस्टलैंड मगध डिवीजन। सर, जी 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 83 जी हाँ हाँ यस। तो जी जोतों का जो आकार है वो कम तो होता ही जा रहा है, वेस्टलैंड की संख्या भी बढ़ते जा रहा है। दूसरा है कि इरिगेशन फैसिलिटीज का पैटर्न एंड स्वरूप चेंज हो गया, सॉइल मॉइस्चर बहुत तेजी से बढ़ गया है। चौथा है कि हमारे इरेगुलर है, हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर का, इरिगेशन का सुविधा नहीं है। तीसरी चौथी चीज है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्लांट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारा टारगेटेड ग्रुप को देखकर उस तरह का नहीं बनाया जा रहा है कि हमारा टारगेटेड ग्रुप जो है वो दे इक्विपमेंट एंड फर्टिलाइजर्स एंड उसका एक रेशियो होता है, एक प्रोपोर्शनेट वे में होता है। उस केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे यूज करना है, कैसे पेस्टिसाइड्स का यूज करना है, दे आर नॉट मच मोर अवेयर। सिर्फ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर रोड मैप बना देते हैं, कृषि योग पैक्स के द्वारा भी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन हमारा टारगेटेड ग्रुप क्यों? आखिर इसी चीज को, मेरा जो एक सुझाव है, बहुत सा सुझाव तो हम लोग बेसिक जो ट्रेडिशनल बातें करें कि उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, लेकिन हमारा वो सुझाव से बहुत पहले से भी किया जा रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमें थोड़ा टेक्निक बदलना चाहिए था कि हमें ग्राउंड लेवल पर ऐसे 3 4 5 लोगों का ट्रेनर्स को भेज कर करके उनके खेतों में उनको करके बताना चाहिए, उनको खुद उनको ये देना चाहिए कि हमें इतना पेस्टिसाइड्स को यूज करना है, महीने में यूज करना है या 2 महीने पर, उनको बताने के लिए एक ट्रेनर चाहिए था, उनको समझाने के लिए इरिगेशन की सुविधा कॉमन होना चाहिए था पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा, जो ग्राम पंचायत के द्वारा मुखिया के जगह है कि यहाँ यहाँ 2 3 ट्यूबवेल्स लगेंगे उसको चलाए जाएंगे। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी की तो अब लगभग हमें लगता है कि बिहार में और साउथ बिहार में सुविधाएं सारी ठीक हो गई हैं। आज से 10 साल पहले की सिचुएशन बहुत खराब। तो ये चीजें हम कर सकते हैं किसानों के हित में। कौन सा, अब सबसे बड़ा है कि इतने देश की आजादी के बाद भी मगध डिविजन्स के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस है उससे ज्यादा किसानों को इनकम नहीं बढ़ रहा है। यहाँ भी बहुत ज्यादा पलायन का वजह है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अभी भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर्स एरिया, अदर स्टेट। और जी जी कृषि का तो जान ही रहे कि भूमि का आकार बहुत छोटा है, कम है। तो किसान कैसे इंटीग्रेट कर कर करके 2 4 लैंड्स को आप पर एक सोशल कनेक्टिविटी बनाना चाहिए। जैसे सदन क्षेत्र में देख रहे हैं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, जीविका जीविका के माध्यम से भी एक एसोसिएशन बना के कि जो छोटे छोटे खेत हैं उनको एक साथ कंबाइन करिए, और कंबाइन करने के बाद एक सामूहिकता के साथ में उस खेती सामूहिक को आगे बढ़ाइए। जी जी हाँ सामूहिक सामूहिकता कृषि से, करके उसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, तभी कोई जी जी सर। गवर्नमेंट प्लान को ऑपरेट किया जाएगा। सामूहिक रूप से जी जी मिले, एक एसोसिएशन बनाए, कृषि डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ द गांव का, और मिल करके के जो छोटे छोटे 10 कट्ठा 15 कट्ठा वो मिला कर करके एक साथ खेती करे, तो ये सबको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सबको लाभ। आ, हमारी सोच बहुत अलग है ना कि हम अकेले ही करना जी चाहते हैं। वी हैव बीन जस्ट लाइक दोज ये यूनिटी अमंग ऑल। अगर हम अपनी इनिशिएटिव लेंगे, गवर्नमेंट प्लान की और इस चीजों की बात करेंगे, तो हमारा इनिशिएटिव बहुत बेहतर तरीके से, खासकर कुछ क्षेत्र में कमर्शियल फार्मिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग जो सस्टेनेंस फार्मिंग है, जो चावल दाल कृषि, जो कभी मगध अपने आप में बहुत बड़ा एक कृषि के क्षेत्र में लीडिंग रहा है बिहार में, और वो बिहार जी। में बहुत पीछे गया, तो उसका वजह रहा कि हम बदलते पर्सपेक्टिव में हमारे किसान उस तरीके से स्किल्ड नहीं हो पाए। वेस्टर्न यानी साइड हमें की अगर, जी 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 सर, तो हमें एक कहने का मतलब ये हुआ कि समय के अनुरूप हमें अपने आप को भी परिवर्तित करना होगा, तरीके भी बदलने होंगे, और नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको टेक्नो फ्रेंडली बनकर उसको इस्तेमाल भी करना होगा। तो आप उसके सब लिए शुरुआत इस में, मुद्दे पर आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, और जितने जो श्रोता लोग थे, दर्शक लोग थे, सुने और प्रभावित भी हुए होंगे।
और कोशिश भी की जाएगी इस संस्था के माध्यम से कि हम अपने गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस तरह काम करें। और कुछ सवाल भी आए होंगे, हम चाहते हैं कि कुछ सवाल के बारे में मयंक जी आप अगर हैं एक दो डिस्कशन पॉइंट करें, कुछ सवाल है हमारे एक्सपर्ट महोदय से। एक दो जी पॉइंट जी जी मैं रखना चाह रहा था। जी जी सर, रखा जाए। पर पूरा कर लें, अच्छा फिर ठीक मैं है। ऑडियंस के सवाल लेके आता हूँ। जी पिंटू सर, पिंटू जी पूरा हाँ किया हाँ जाए सर। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात एक चीज है कि वेस्टिंग, फूड वेस्टिंग, हम्म। ये मगध और ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा है कि हमारे यहाँ 35% जो एग्रीकल्चर ग्रेन है स्टोरेज का नहीं अच्छा होने और सुविधा ना होने, या फिर चूहों वगैरह या ओवर मतलब जानवरों के ओवर क्राउडिंग से भी 35 से 40% वेस्टेज होता है। जबकि ये जानना चाहिए कि 1 केजी चावल को तैयार होने में 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है। 3500 लीटर 1 केजी गेहूं के दाने को तैयार होने में इरिगेशन सुविधाओं का लाभ होता है। लोग चाय वगैरह पीते हैं, फेंक देते हैं, 150 लीटर में 1 कप चाय का तैयार होता है। वेजिटेबल्स बैगन वगैरह में 400 से 500 लीटर में 1 केजी तैयार होता है। अगर कोई मटन चिकन खा रहे हैं तो 18,000 लीटर पानी कम से कम उसको उतना बनने में, उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खाने पीने में और उसका वो डेवलप करने में लगता है। तो ये जो फूड फेंकने की या फूड वेस्टेज की जो कॉन्सेप्ट है, इसको रोकना चाहिए। ये सिर्फ वो क्वांटिटी नहीं है कि 100-200 ग्राम, इसके पीछे 1000 और 2000 लीटर जो है नेचुरल इरिगेशन जो हमारा बहुत बड़ा चुनौती है, वो एक वेस्टेज की समस्या है। और हमारे यहाँ बहुत हैबिट है कि कोई भी प्रोग्राम्स हो रहा है, कोई भी शादी विवाह हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, इतना से इतना इतना ज्यादा खाने को वेस्ट होता है, जो सिर्फ वो वेस्टिंग 1 किलो 2 किलो दिखता है, लेकिन उसके पीछे नेचुरल रिसोर्सेज जो लॉस हुए, कई हजार लीटर पानी जो लॉस हुआ इरिगेशन में, वो चीज नहीं दिखता है। मैं बहुत से ऐसे चीजों को, मैंने यूट्यूब पर है वीडियोस, ये लोग मदद ले सकते हैं मेरे नाम से, पिंटू कुमार MU डालेंगे तो बहुत से ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाए, उसको बेनिफिट्स ले सकते बहुत ये बहुत क्या डालना है धन्यवाद। सर, पिंटू कुमार NOU क्या हैं। MU? PINTU पिंटू स्पेस KUMAR कुमार स्पेस MU, जी मगध यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नेम डालेंगे। मेरा बहुत सा वीडियोस जो हैं, क्योंकि मैं जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया हूँ, जैसे आपका ये संस्था कर रहा है सृष्टि संरक्षणम, ये भी गूगल पर मिल जाएगा। और हम्म। इसको मैंने जी फाउंडेशन दिया था तो यूनाइटेड नेशन में मैं प्रेजेंट किया हूँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुझे ऑनर हुआ है इसी काम के लिए, बिफोर चलिए सर, बहुत ज्वाइनिंग बहुत बधाई इसके लिए भी। असिस्टेंट प्रोफेसर को। असिस्टेंट जी प्रोफेसर के ज्वाइन करने के पहले मैं संयुक्त राष्ट्र में इस चीज को रखा भी हूँ, और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुझे इस काम के लिए सम्मान मिल चुका है। तो वो यूट्यूब पे ये मिल जाएगा आपको वीडियोज, ये मेरा नाम ये डालेंगे पिंटू कुमार MU, तो वो भी गूगल पे मिल जाएगा। और ऐसे भी अब सृष्टि संरक्षणम डालेंगे तो वो भी मिल जाएगा, उसका फाउंडर मैं रहा हूँ इसलिए मैं। जी ठीक है, बहुत बहुत बधाई ओके, सर थैंक यू। आपको। आप लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर की। हमारे ऑडियंस भी हैं जो कुछ सवाल लेके आए हैं, काफी युवा ऑडियंस और युवाओं से जुड़े मुद्दे, जो एग्रीकल्चर और यूथ को कैसे रिलेट करने वाली बातें होती हैं। एक सवाल जो हमारे ऑडियंस से आया है, उनका कहना है कि यंग जनरेशन जो है अभी का, पहले कृषि एकमात्र स्रोत था आय का लोगों का, लेकिन यंग जनरेशन, हमने बीच में अपने पैनल डिस्कशन के टाइम में ये बात आप लोगों ने डिस्कस की, लेकिन थोड़ा सा इस पे हम एड्रेस करेंगे यंग जनरेशन के पर्सपेक्टिव में, कि जो यंग जनरेशन पूरी तरीके से दूर होता जा रहा है, उसको एग्रीकल्चर के प्रति मोटिवेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है कि इनकम का स्रोत दिखता नहीं है आसानी से, और इतना फैंसी भी नहीं दिखता। अगर हम बाहर के बाकी जॉब्स को अगर कंपेयर करें तो इतना फैंसी भी नहीं दिखता। तो युवाओं को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए एग्रीकल्चर एज अ करियर परसू करने के लिए। किनसे है ये सवाल? ओपन ओपन है सर। आप में से कोई भी ठीक लेना है, चाहे। मैं इसको जवाब पहले एंटरटेन कर रहा हूँ। देखिए, पहले क्या चीज़ है ना कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो तैयार हो रहा है, वो हम्म। एज इट इज किसानों के द्वारा जो प्रोडक्ट हो रहा है ट्रेडिशनल वे, प्रति है हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है, और हम्म। बहुत ही ट्रेडिशनल वे से जैसे उत्पादन हो रहा है बेच दिया जा रहा है, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर हम्म। सब्सिडी ना दिया जाए तो कोई किसान नहीं करने चाहेंगे। वही हमारे ही प्रोडक्ट को ले कर करके चिप्स तैयार हो रहा है, 1 केजी आलू 10 रुपए खरीदते हैं और 50 ग्राम का चिप्स भी कम रहता है, 10 रुपए में बिकता है।
ये जो गैपिंग है, जो ये जो एमएनसीज वगैरह इसको खरीद रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को रिलायंस ले जाके बेच रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को बाहर में ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, उसका प्रोडक्ट है और बहुत लोग खरीद भी रहे हैं, उस पर केमिकल डाल के दवा आ रहे हैं, कितना हमारे लिए हेल्थ है, क्या है नहीं है। इस चीजों को जो एक गैप है, जो इसका बड़ा बिचौलिया है, वो हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से अगर हम अपने नए पीढ़ी को तैयार करें और इस तरह का इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें कि जिसके पास 10 बीघा या 20 कट्ठा या सामूहिक रूप से उनके पास 2-3 बीघा जमीन है, गवर्नमेंट इस सर कनेक्शन कट गया है। बढ़ेगा। तीसरा चीज है कि हमें थोड़ा कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर ध्यान देते हुए बिहार में मात्र एक पूसा है, और आप मान लीजिए पूसा है या सबौर है, जिसमें हाईली बाहर के लोग आते हैं, पढ़ के बाहर चले जा रहे हैं। इस प्रकार से विश्वविद्यालय, जब बिहार एक कृषि स्टेट है तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय में एक अलग ब्रांच, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज के ब्रांच में कृषि से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं। बड़ा दुखद बात है कि हमारे यहाँ बाहर से आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन पास करके पूसा और सबौर से गए, लेकिन इतने नौ यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ के ज्यादातर किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला, क्या उनको प्रोफेशन, किसी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पर्टिकुलरली इस पर ब्रांच नहीं है जिसको वो बेनिफिट ले सके। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट का न्यू इनिशिएटिव हो रहा है, वो एक इनिशिएटिव हाई लेवल पर तकनीक के माध्यम की बात हो रही है, नए मेक इन इंडिया की तरफ प्रोडक्ट तैयार करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्ट, फूड तैयारी, कौन सी चीजें क्या हो रही है, बहुत इमरजेंस के रूप में मशरूम की खेती बढ़ रहा है। लेकिन मशरूम की खेती की बहुत ही बारीकियां हैं, बहुत ही विधियां हैं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई उस तरह का कॉम्पिटेंट नहीं है। तो उस तरह का ट्रेडिंग हम यहाँ पर अगर शुरुआत कर दें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, स्टार्टअप इंडिया के तहत, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तहत, उस तरह का प्रोडक्ट, चिप्स वगैरह सब कुछ लोकल बनना शुरू कर दे, तो चिप्स बनना शुरू हो जाए, अचार बनना शुरू, अब सब कुछ मार्केट में खाद्य पदार्थ बाहर से आ रहा है। क्यों? ये जो फॉरेन जो पॉलिसीज को चेंज कर करके हम प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट बनाने वाला होना चाहिए। अरण्यक नामक जो है, लास्ट अभिषेक जी हमारे बड़े अच्छे डीएफओ साहब ने अरण्यक नामक यहाँ के ये आपका है मुनगा का पत्ते से तैयार करना, बहुत जगह पर ये है, इस तरह का कुछ प्रोडक्टिव काम शुरू हुए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या हो? पीएचडी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर पर किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं। डेटा कहीं से ले आओ, कुछ काम कहीं से लिख दो, कोई डेटा ले लो, तो आउटपुट हमारे इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है इन युवाओं को बेहतर स्किल देने में। हमारे गवर्नमेंट फेल यहाँ पर हो रहा है कि जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ 10 रुपए का चिप्स आ रहा है, हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पर तैयार क्यों नहीं कर पा रहे। अगर ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स कि नए युवा इंटरेस्ट लेंगे, उनको इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल लेवल में भी शिक्षा का वैल्यू समझ में आएगा, और गवर्नमेंट को उसको राजस्व बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगला सवाल जो ऑडियंस से आया था, दानिश जी से ये सवाल है मेरा। अभी जो हम मगध क्षेत्र की बात करें, उसमें बहुत जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत लो रिसोर्स पे फार्मिंग करते हैं। उनके पास जी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहाँ पे जो प्रॉपर फार्मिंग करने के लिए जितने रिसोर्स चाहिए होते नहीं है उनके पास, और उससे प्रॉब्लम ये भी आती है कि इनकम सिग्निफिकेंटली नहीं आ पाता जो उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उनसे। तो मगध क्षेत्र के स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो कैसे कदम ले सकते हैं कि अपने एग्रीकल्चर जो फार्म प्रोड्यूस उनको बढ़ाया जा सके। हम मगध क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसा कि सर ने पहले भी बताया कि अभिषेक सर आए थे, उन्होंने कई स्टेप बहुत अच्छे लिए, गया से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो कुछ कुछ चीजें जैसे थी, उन्होंने बेरीज के, वाइल्ड बेरीज के पिकल्स वगैरह, या जो डैमेज फ्लावर थे टेम्पल्स के, उनके अगरबत्ती वगैरह बनवाने शुरू किया ये अरण्यक के अंदर, लेमन ग्रास, सहजन। तो कुछ चीजें जैसे अगर उनसे सीखने की बातें हैं कि बहुत सारी चीजें मगध क्षेत्र में जो जहां तहां हमारे यानी लैंड्स खाली पड़े हुए हैं, या जो लोग कृषि नहीं कर पा रहे हैं बेहतरी से,
तो उनको अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम खपत में, कम लागत में भी लगाई जा सकती हैं, और उसके साथ साथ जैसे हमारे कई ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पे कृषि सहायक वगैरह डिप्टेड किए हुए हैं गवर्नमेंट से, तो हम देख सकते हैं कि पर्सनली मेरी अगर बात करें तो मेरा एक कॉमन सा यानी ये देखना रहा है कि वो इनएक्टिव है। वो किसानों तक जाते नहीं, किसानों की खेतों में क्या समस्याएं आ रही हैं वो देख के स्टडी नहीं करते, उनको एडवाइस नहीं देते। 2 ब्लॉक के कृषि सहायकों से मेरी पर्सनल बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, यहाँ के खेतों में इस तरह के इंसेक्ट लगे हुए, क्या आपने रिपोर्टिंग की है, क्या आप किसान से मिले हैं, तो वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। दूसरे बार उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। तो इस तरह से ये लगता है कि उनको नौकरी मिल गई, उनको ये लगने लगा कि फील्ड में घूमना मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, सैलरी आ ही रही है सरकार से। लेकिन सरकार आपको सैलरी किस लिए दे रही है? सरकार आपको सैलरी छोटे किसानों की सहायता के लिए दे रही है, लेकिन वो जब फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे, और लोग भी ये अवेयर नहीं है कि एक किसान सहायक या कृषि पदाधिकारी जो हैं छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के अलग अलग पद के, वो हमारी सहायता के लिए है। आप जाइए, आप उनसे सलाह मांगिए, वो आप उनको लोगों के सॉइल हेल्थ की भी चेकअप नहीं हुई है, जो कि सरकार ने तो ये पहले से तय कर रखा है कि हर गांव के सॉइल हेल्थ की का डेटा बनना है। तो लोग कैसे कर लेते हैं ये पता नहीं। आज देख लें आपके यहाँ नवादा गया या औरंगाबाद, जहानाबाद, इन सब में बायोडाइवर्सिटी की जो रजिस्टर है, पीबीआर बोलते हैं, पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये बन के तैयार है। किसने काम किया, कहाँ काम किया? मेरा 2-3 जिला से, मैं नवादा से नेटिव हूँ और गया 13 सालों से रह रहा हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं वो कब आए, कहाँ गए, कैसे पब्लिक रजिस्टर बनाया, पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया, ये मुझे पता नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो लोग काम कर लेते हैं कागजी तौर पर, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। आप जैसे ही जमीनी स्तर पर काम करने लगेंगे, लोगों को समझाने लगेंगे, लोगों को सिखाने लगेंगे, बताने लगेंगे, धीरे धीरे बदलेगी चीजें। अभाव यहाँ है, हम जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। माइक पकड़ते हैं तो बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहां जाने की बात आती है, जूतों में धूल लगता है तो फिर लगता है कहाँ आके फंस गए, सर पे धूप लगता है तो लगता है कि अरे भाई कहाँ आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। आप ग्राउंड में आइए, किसानों की समस्या देखिए, किसान भी आपको आपकी मदद के लिए उतना ही उत्सुक है जितना कि हम हैं। तो करना शुरू करेंगे तो करेंगे। आज पिछले साल मैंने 2021 में, मुझे याद है, आपको याद होगी, गया जिला की पैमार नदी है आज से 5 साल पूर्व वहां सालों भर पानी रहती थी। 2 पुल बना दिए गए पैमार नदी पर, आज वहां पानी नहीं। पुल के वेस्टेज से, मिट्टी से, पुराने पुल के वेस्टेज जो है, नए पुल में जो ईंट मिट्टी या जो भी था वो उसी नदी में ऐसा ही पड़ा रहा, बाधित हो गया रास्ता। मैंने नदी बचाओ रैली निकाली थी पैमार के लिए, ढाढर की बात देख लीजिए, या आसपास के नवादा जिला और गया जिला, औरंगाबाद की छोटी नदियों पर अगर आप विचार कर लें तो पानी के स्रोत खत्म हो गए हैं। कहाँ से सिंचाई करेंगे किसान? छोटी खेतें हैं, वो बड़े लेवल की कृषि कर नहीं सकते हैं। और आप भी समझ रहे हैं बिहार की स्थिति, कोई एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता, लोगों को डर है हम उनको जमीन खेती करने के लिए दे, पता चले उन्हीं का कब्जा हो गया। तो समस्याएं तो है धरातल पर, लेकिन छोटी स्तर पर ही अगर बात करें तो हमें उनको उसी छोटे जमीन के टुकड़े पर अगर कुछ अच्छा बेहतर करने का प्रशिक्षण या कहिए उनको जागरूक करने का मौका मिलता है तो वो करेंगे, क्योंकि बिहार के लोग मेहनती हैं और ऐसा नहीं है कि वो कृषि से भाग रहे हैं। आप अभी देख सकते हैं, गया ही जिला है जहाँ पान की खेती भी हो रही है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अभी केसर की खेती शुरुआत हुई है, आपने सुना होगा, यानी बड़े वाले जो अभी बेर हैं, जिसको यानी एप्पल बेरी कहते हैं, उनकी खेती भी शुरू हुई है। तो कई चीजें हैं, जो परिदृश्य बदल रहा है, युवाएं हिस्सा ले रहे हैं, तो बशर्ते उनको जागरूक करें, ग्राउंड लेवल पे सरकारी जो सही मदद है उसको मुहैया कराएं। ऐसा ना हो कि 10,000 का उनको योगदान मिल रहा है और 5,000 में बंदर बाट हो गया, तो क्या करेगा बंदा बेचारा? समस्याएं ये भी है। सही मुद्दे उठाए हैं आपने यूनिटी का। हमने अपने पूरे टाइमलाइन में एक चीज इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स का हेल्प भी लगेगा हमको इसको आगे ग्रो कराने में। लेकिन जो जागरूकता की बात है, जो यहाँ के युवाओं से बात करने की बात है, उन तक बातों को पहुंचाने की बात है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो चीज कर पाए अपने संस्था की तरफ से, आप लोगों के सहयोग से। जरूर जरूर। एक क्वेश्चन रहेगा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है
हाँ जी, कि हाँ जी। क्या ऐसा कोई मगध की कोई फसल या कोई उत्पादन है जिसकी कोई अगर ग्लोबल स्तर पर या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बना दिया जाए, जैसे तिल तिल सर तिलकुट का हो सर या सर पान की सर 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 अपनी बात की, तो सर ऐसा कोई जिससे पान पान पहचान हमारी बन मगही, जाए। आप बताएं मेरे अनुसार तो मगही को जीआई टैग मिल जाना चाहिए था। मगही पान सिवाय मगध के कहाँ उपज रहा है बताइए मुझे। ना कहीं और नहीं हो आज रहा है। मगही पान को उपजाने वाले किस स्थिति में, बाहर के लोग आपकी जमीनों पर आके पान उपजा रहे हैं, और जो वहां के लोकल निवासी थे वो पान उपजाना भूल जा रहे हैं। तो सरकार को भी तो अपने, देखिए नेटिव, अगर आपकी जो नेटिव स्पेसीज है अगर उसको बचा कर नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे फिर जैसे गायों को आपने देखा ना कि देसी गायें खत्म हो गई, आज कितनी जगह देसी खत्म हो गायें गई। दिखती हैं। वैसे ही एक बार ऐसा आएगा कि देसी फसलें भी खत्म हो जाएंगी आपकी, हर जगह कहीं देसी फसलें भी नहीं मिलेंगी। तो बचाया जाना जी। चाहिए, ठीक है। अधिक उपज वाली फसलें भी जरूरी है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जरूर कर सकते हैं अधिक उपज वाली फसलें। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे धरोहर है उनको तो बचा के रखना पड़ेगा सर। सर गया का तिलकुट के बारे में क्या रहा है? आप लोग गए से हैं तो वहाँ का तिलकुट तो बड़ा फेमस है, हम लोग दाऊद नगर में सुनते हैं रमना तिलकुट। जी 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 तो जी 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 गया, उसके लिए गया क्या कोई की प्रयास तिलकुट। किया जा सकता है तिलकुट, ताकि तिल जब उत्पादन होगा तो जहाँ कम सिंचाई के साधन वहां के भी किसान को लाभ होगा तिल उपजाने से। जी 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 तो इसके इसके लिए लिए प्रयास कुछ। किया जा सकता है। तिलकुट और पान जो है, स्पेशली मैं जी जी। पान से ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो कृषि का प्रथम, यानी कहिए तिलकुट तो तिल उपजेगा तब बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले है मगही पान, एक हमारा मगध का धरोहर की तरह है कि जी। अगर इसको बचाया जाने की कोशिश की जाए तो प्राथमिकता तिलकुट और मगध के पान के बीच में प्राथमिकता पान को ही दूंगा। जी। अच्छा अच्छा, ओके। एक और थैंक यू सवाल सर। था जो ऑडियंस से आया था। जी सर। साउथ बिहार की बात करें तो साउथ बिहार में सूखे की समस्या काफी प्रोमिनेंट समस्या है सारे किसानों को। राशिद जी से सवाल था ये मेरा। तो क्या सूखे की समस्या केवल किसानों की जिम्मेदारी है, और किसान हैंडल करे तो कैसे करे, या सरकारों पे ही डिपेंडेंट रहने का एकमात्र ऑप्शन है? सर एक्टिव इंगेज हो जाता हूँ, अभी तो मैं पैसिव पैसिव लिसनर का काम कर रहा था, जैसे कि सर लोग बोल रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सर बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए आप फेसबुक पेज, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे रहेंगे तो हम्म यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अभी। हम्म अभी वैदिक घी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, हम्म और देसी चावल आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। शुगर से गुड़ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन इनके पीछे एक बेसिक जो ड्राइविंग फोर्स है सर, वो मयंक जी, वो कहीं न कहीं पैसा है। हम्म क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसकी, देखिए संत यहाँ नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ लोग कम बैठे हुए हैं, माल प्राप्ति के लिए ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो बाकी चीज़ें कर पाएँगे आप। अभी का मेन रिसोर्स आज के वक़्त का तो पैसा है। सही बात। तो अगर आप इकोनॉमिकली साउंड हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तब फिर आगे की बात की जा सकती है। हम्म। तो जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर में अभी एक्टिव हैं, आप हम्म, चूँकि हम लोग सब अभी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जी। और वो पॉपअप विंडोज़ खुलती रहेंगी आपकी कि यहाँ से घी खरीद लीजिए, वहाँ से गुड़ खरीद लीजिए, वहाँ से पुरानी मिठाइयाँ खरीद लीजिए। हम्म तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स यंग हैं, ये 40 के अंडर को बिलॉन्ग करते हैं, लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। हम्म और इनमें एक कॉमन फैक्टर है ये कि ये कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। इनका फार्म स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। तो जब ज़मीन ज़्यादा रहेगी आपके पास, चाहे लीज़्ड आउट हो, चाहे आप आपस में मिल बाँट करके कोऑपरेटिव सेटअप कर लिया हो, जैसे हमने पंजाब का एग्ज़ाम्पल लिया कि बड़ी-बड़ी ज़मीनें, बड़े-बड़े फार्म्स हैं, तो वहाँ एक आदमी का तो नहीं उतना बड़ा खेत है, वहाँ भी कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, कोऑपरेट हम्म करते हैं फार्मिंग के लिए। तो एक कॉमन शेड के अंदर अगर फार्मिंग हो रही है, क्योंकि ज़मीन है, सॉइल है, एक बड़ा रिसोर्स जिसको आप एग्रीकल्चर के लिए प्राइम रिसोर्स मान सकते हैं, मिट्टी। हम्म तो जब मिट्टी ज़्यादा रहेगी हमारे पास, तो खेती भी ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। उसमें आप जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे वो तकनीक का हो, मैकेनिकली, चाहे आप कह लीजिए कि जो अपडेटेड वर्ज़न ऑफ एग्रीकल्चर में आप बायोपेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक के नाम पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फार्म आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। तो कमर्शियलाइज़ेशन आसान हो जाएगा। आप ज़्यादा कंज़्यूमर डेटाबेस को डील कर पाएँगे। हम्म तो एक चीज़ जो मैं फ़ील करता हूँ, अभी आप सब लोगों ने इस पे डिस्कस किया, मैं ये फ़ील करता हूँ कि जब तक आप कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे, हम्म ज़मीन बड़ी रहेगी तब आप उसमें गेहूँ के साथ स्ट्रॉबेरी भी उगा सकते हैं, वनीला भी उगा सकते हैं, लैक भी उगा सकते हैं।
तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास रिसोर्स ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, कमिंग डाउन टू योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर थ्रू द ऑडियंस जो आया है, राइट राइट। ग्लोबल वार्मिंग तो सर वैश्विक एक तरह से प्रॉब्लम है ना, हम सबको डील करना पड़ेगा। अच्छे, किसान वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कम है, कंज्यूमर ज्यादा है, तो हाँ कंज्यूमर की तरफ से एफर्ट भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, जैसे यहाँ क्या है कि थाली में अनाज छोड़ना एक वो भी मानते हैं, कहिए कि एकदम एक, हाँ, एक अच्छी बात मानते हैं कि भाई हमने थोड़ा छोड़ दिया है, और इसलिए भी छोड़ छोड़ दिया। देते हैं कि आप खाना खा रहे हैं तो और लोगों की नजर ना लग जाए आपके खाने पे, तो थोड़ा वैसे ही छोड़ देते हैं कि हमारा पेट नहीं दुखेगा। तो कहीं सुपरस्टिशियसली भी छोड़ते हैं, और कहीं एक तरह से हम अपना स्टेटस सिंबल जैसा भी छोड़ देते हैं कि लेते तो सब हैं, और थोड़ा थोड़ा प्लेट में जूठन छोड़ देना है आपको। तो ये जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार से जब हम डील करें, आखिर बिहार में इतना रिसोर्स होने के बाद पिछड़ापन हर सेक्टर में क्यों दिखता है आपको? मैं पर्सनली फील करता हूँ लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर आप लिटरेसी रेट को बढ़ा पाए किसी भी तरह से, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो लिटरेट होने से सॉल्व हो जाएगी ना। तो जो ग्रास रूट प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो लिटरेसी है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है कि वी आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाहुबलीज रादर देन बाय लॉरियट्स। तो पढ़े लिखे लोगों का इन्फ्लुएंस कम है यहाँ पे, है ना। राइफलधारी जिनके साथ रहते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है यहाँ पे। तो जी हम ग्रास रूट लेवल पे इलिटरेट हैं, कहने में मुझे शर्म नहीं आ रही है। यहाँ पे नहीं, देखिए ये आईक्यू सच्चाई है लेवल आज बहुत अच्छा है समाज। बिहारियों का, मगध डिवीजन का आईक्यू खराब नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जरूर थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग कर रहा है, जिसको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। वी नीड टू गेट एजुकेटेड। तो ग्लोबल वार्म, अब जैसे ये है सर कि अगर वो ड्राउट प्रोन एरिया है साउथ वाला जो बिहार है, तो वो इंक्रीज करेगा ना, सॉइल अपना मॉइस्चर लूज करेगी। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो थोड़ा बहुत पकड़ के पानी रखा है उसने वो भी खो देगी। तो जो थोड़ा पकड़ के पानी रखा है उसने वो भी खो देगी। तो ड्राउट प्रोन एरिया का प्रॉब्लम तो और बढ़ेगा हमारे यहाँ। और जो ग्रीन जोन है, जैसे मैं जीआईएस कर रहा था यहाँ पे काम करने के लिए, ग्रीन वर्सेस नॉन ग्रीन बेल्ट पे मगध के, ग्रीन जोन हमारे यहाँ है ही नहीं। हम तो ऐसे ही सेमी एरिड जोन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर वाटर इतना ही स्कैर्स नहीं होता तो गंगा को लाने की जरूरत नहीं पड़ती कि नीतीश कुमार गंगा लेकर के आए। तो अभी तो आप गंगा से पानी उधार लेकर के काम चला ले रहे हैं यहाँ का, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन बेल्ट को रीएस्टेब्लिश करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो वेस्ट लैंड जो आप बोल रहे हैं, वो वेस्ट लैंड खुद से तो पैदा नहीं होता ना, वेस्ट लैंड जेनरेट किया जाता है। तो वेस्ट लैंड को दोबारा से रिक्लेम्ड लैंड में भी तो ले सकते हैं आप आप ऐसे सक्सेशन वैरायटीज वहां पे डाल सकते हैं जो उस वेस्ट लैंड को कहिए कि नॉन वेस्ट लैंड की तरफ स्विच कर दें। वेस्ट लैंड तो हम जनरेट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज की वजह से। So we need to check out on the anthropogenic activities that are quite responsible for generation of that wasteland. लैंड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है बिहार में। लैंड मैनेजमेंट के आप देखेंगे जहाँ पे खेती होनी चाहिए थी वहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं। तो इनका परमिट कहीं ना कहीं से तो मिला है, सस्ती जमीनें मिलती हैं। तो शहर के बाहरी इलाकों में जमीनें सस्ती होती हैं। अब उस चक्कर में क्या है कि जो बड़ी बॉडीज हैं जो परचेजिंग पावर रखती हैं, वो एनी हाउ दे आर प्रोक्योरिंग दैट एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर्पस। इसको चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मूवमेंट है जो एक छोटी सी चीज से नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं सर, देखिए, या तो आसमान वाले पानी पे डिपेंड करते हैं या जमीन वाले पानी पे डिपेंड करते हैं। तो आसमान वाला पानी तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक हरियाली नहीं होगी, जब तक प्रेसिपिटेशन डायरेक्ट अफेक्ट करता है ग्रीन जोन से। अगर नीचे पेड़ पौधे होंगे तो उस एरिया में आपका टेम्परेचर थोड़ा लो होगा, तो क्लाउड को प्रेसिपिटेट करने पे मजबूर करता है टेम्परेचर। तो यहाँ ग्रीन जोन है नहीं, तो हम लोग डिफोरेस्टेशन की तरफ हैं, हरियाली है नहीं, तो आसमान का पानी तो भूल जाइए, वो कभी पड़ा कभी नहीं पड़ा। जमीन का पानी हम इतना खींच रहे हैं कि हर आधे कट्ठे में एक ट्यूबवेल है, तो जमीन में पानी जा नहीं रहा है। आप कहिए कि रिचार्जिंग तो हो नहीं रहा है बोरवेल्स का। अब गवर्नमेंट इस पे काम किया कि ठीक है, जीर्णोद्धार कर रहे हैं कुओं का, तालाबों का, जो खत्म हो गए थे उसको दोबारा से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नए बनाए भी जा रहे हैं, संरक्षण के नाम पे किया जा रहा है। तो अगर हम नीचे का सक्शन और ऊपर रिप्लेनिशमेंट बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो कल को जमीन का पानी भी खत्म हो जाएगा। पहले तो इलाज ये था कि जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे आपने ट्यूबवेल लगा दिया, बोरवेल लगा दिया, सिंचाई हो जाएगी। अब तो आप नहीं कर सकते ना, खेतों का देखिए, जो टाउन का वाटर लेवल है वो, उसके डिप्लीशन का रेट गांव के वाटर लेवल के डिप्लीशन के रेट से स्लो है।
क्योंकि टाउन के लोग पानी खींच रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और गांव के लोग 3 फेज का मोटर लगा के पानी खींच रहे हैं सिंचाई के लिए। तो गांव का ये मैं फेस कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल मैं बात आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ कि गांव का हमें ऐसा लगता है कि गांव में पानी बहुत है, क्योंकि वहां तो भीड़ कम है और इस्तेमाल नहीं है इतना। लेकिन फैक्ट्स ये है कि गांव में वाटर लेवल का डिप्लीशन का रेट बहुत ही फास्ट है। कुछ गांवों में तो पानी आप समझिए कि बहुत तेजी से नीचे गिर गया है, 6 गुना एक्सपोनेंशियल जो है वहां पे डाउनफॉल है कि 6 गुना ज्यादा यहाँ शहर के मुकाबले में वहां का वाटर लेवल लो हुआ है, क्योंकि वहां पे वाटर हम ज्यादातर सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर इरिगेटिव पर्पसेस। लैंड वाटर है नहीं तो अंडरग्राउंड वाटर से काम चला रहे हैं, तो इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे आप जब तक कि आप थोड़ा बहुत ग्रीन बेल्ट को नहीं डेवलप करेंगे। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ग्रीन बेल्ट डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरल हो। जैसे हम पढ़ाते हैं सर कि डीएनए में जंक और जीन दोनों तरह का डीएनए होता है, तो सिर्फ जीन डीएनए से काम नहीं चलता है ना, जंक इज वेरी मच एक्टिवली इंगेज्ड इन ऑल द अदर वाइटल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, चाहे वो आपको एग्रीकल्चरल आउटपुट ना दे पाए, स्क्रब जंगल हो, हर इस तरह का कहिए वेस्ट लैंड ही हो लेकिन हरा हो, वो हरियाली पानी खींच करके लाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। प्लेन लैंड होने के साथ बिहार में क्या एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रेस दिया गया कि अलुवियम डिपॉजिट है, प्लेन लैंड है, समतल मैदानी इलाका है, तो मैदान में खेती पूरी हो रही है, और जंगल एरिया जो है, ग्रीन एरिया, वाइल्ड एरिया जो है, उसका जो कवर है वो डिप्लीट कर रहा है तेजी से, और काफी घट गया है, अभी तो काफी घट गया है, डिक्रीजिंग एरिया बहुत है। आप जीआईएस इमेजेस देखेंगे तो आप देखेंगे ग्रीन जोन है ही नहीं, पता नहीं हम ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, झारखंड से आ रहा है हमारा ऑक्सीजन। तो हमारे यहाँ ग्रीन जोन की बहुत ज्यादा कमी है, इस पे वर्कआउट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे, अभी हम 15 मिनट ऑलरेडी बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक आखिरी सवाल जो ऑडियंस से आया है, सबको 1-1 मिनट का समय दूंगा मैं उस पे ऐड करने के लिए। मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग होगा इसके बारे में जानना, तो एक बस अब आखिरी सवाल मेरी तरफ से। दो चीजें होती है फार्मिंग में, एक तो नेचुरल फार्मिंग होती है और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है हमारे ऑडियंस के लिए। और आप सबसे ये जानना चाहूंगा मैं कि बिहार जैसे स्टेट, या अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज करें इसको तो मगध रीजन का जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे रीजन्स में इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा समय ना लें, हम ऑलरेडी टाइम से थोड़ा ऊपर जा चुके हैं, तो 2-2 मिनट का समय लेते हैं, सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा मैं। दानिश जी आप शुरू करें, हम लोग फॉलो करेंगे। श्योर श्योर सर, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले पिछले मैंने डीएफओ साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर बहुत सारी चीजें, जैसे अब जब बात करें आप नेचुरल फार्मिंग की, तो बहुत सारी चीजों का हमने सीड कलेक्शन नहीं किया हुआ है। हम चाह रहे थे कि एक सीड बैंक, नेचुरल हमारे जो नेटिव स्पेसीज है उसका एक सीड बैंक बनाया जाए, और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए कि आप नेटिव स्पेसीज जो भी हों, कहीं मैंने भिंडी देखी, जंगल में भिंडी देखी जहाँ एक भी कीड़ा नहीं लगा हुआ था, और आप खेतों में भिंडी लगाए हुए हैं, एक 10 इंच की भिंडी फल रही है लेकिन उसके सारे प्लांट्स इन्फेक्टेड हैं, किससे? इंसेक्ट से। तो जंगल की वो भिंडी छोटी थी बट प्रोडक्टिविटी थी उसमें, और इंसेक्ट भी नहीं लगे हुए थे। इट मीन्स अगर उस तरह की बहुत सारी चीजें, नेटिव स्पेसीज जो हमारे पास हैं, उनके सीड बैंक बनाए जाएं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ की बात, तो आप उड़ीसा अगर गए होंगे तो उड़ीसा के सारे वेस्टलैंड, वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे वेस्टलैंड पर क्या किया है, आंवला, जामुन, आम, कटहल, इमली, इन 5 चीजों को लगाने की प्रायोरिटी दी है, ताकि ग्रीन बेल्ट के साथ साथ वो डुअल बेनिफिशियल मोड के हैं। कोई ले जाएगा जंगल से, कोई कटहल लेके जाएगा, बेचेगा, उसको फिनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगी, खाएगा, पैसा तो बचेगा। तो इस तरह की थिंकिंग लानी होगी हमारे यानी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी, मगध जोन में भी, कि अगर ग्रीन बेल्ट ही हम तैयार कर रहे हैं, हम सड़क के किनारे अगर सिमर का, पीपल का, बड़ का पेड़ लगा रहे हैं, गूलर का पेड़ लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं अगर डुअल बेनिफिशियरी प्लांट्स लगा दे, कटहल लगा दे, आम लगा दे, आंवला लगा दे, इमली लगा दे, जामुन लगा दे, कोई गरीब तो बेचारा बेच लेगा ना उसको तोड़ के, कोई इनकम तो किसी ना किसी को होगी, ऐसा तो नहीं है कि वेस्टेज हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रीन बेल्ट के साथ साथ हम नेचुरल अगर फार्मिंग की बात करें तो वेस्ट लैंड पे भी हम कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। Pintu sir, we are waiting for you.
आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट, आपकी माइक म्यूट है। हाँ, ओके ओके। मैं ये कह रहा हूँ मयंक जी की थोड़ा क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा, मेरे ध्यान से थोड़ा निकल गया, मैं पॉइंट क्वेश्चन, पर ही सिर्फ हाँ डिस्कस। हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि दो अलग अलग फिनोमिनन है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहले ओके ठीक है, तो, समझ। हाँ जी। ठीक है ठीक। देखिए, आप पहली बात तो है कि नेचुरल जो फार्मिंग है वो एक ओवरऑल एक प्रक्रिया है, जिसमें किसान बिल्कुल एक इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के तहत, इंडिजिनस प्रोसेस के तहत, जो एक हेल्दी, जिसको बायो फर्टिलाइजर, बायो प्रोडक्ट और बायो प्रोसेस से जो चीजें मेंटेन किया जा सके, वो एक नेचुरल वे ऑफ एग्रीकल्चर होता है, जिसमें नेचुरल तरीके से ग्रोथ भी होता है, भूमि की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। वो एक प्रोसेस है जो बिहार में बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया रहा। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नेचुरल प्रोसेस बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है, कि आज की जो हमारी जनसंख्या की चुनौती है, लोग बढ़ रहे हैं जनसंख्या और खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, वेस्ट लैंड बढ़ रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी बिहार में बहुत संभावना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग दो तीन चीजें से बेनिफिट्स है। एक तो बदलते हुए क्लाइमेट चेंज में कम इरिगेशन के हिसाब से उन फसलों को तैयार करना या ग्रो करना, सीजनल फसलों को ज्यादा प्राथमिकता देना, जो बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप में इसको बड़ा अच्छे से व्याख्या भी किया गया। और समय के साथ में जो है, पहले हम एक क्रॉप्स को बहुत लंबे समय तक उपजाते थे, अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, फसलों की उत्पादन की प्रक्रियाएं थोड़ी बढ़ी है। मैं अभी जस्ट पहले दानिश साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जो उगाए जा रहे हैं, पीपल है, नीम है, बरगद है, ये सब तो प्लांटेशन गायब हो गए, अब है ही नहीं। तो आंवला और ये सब की तो बातें छोड़ दीजिए, एक कुछ जगह जिनका अपना प्राइवेट लैंड है वहीं पर कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आजकल ऐसा विदेशी पेड़ों का जो प्रचलन, और ये कहीं और से नहीं, बने विभाग लगवा रहे हैं कि हाँ 200 रुपये 300 रुपये बाहर के आ रहे हैं। उस प्लांट की सबसे बड़ा है कि फर्टिलिटी नहीं, वो ना ऑक्सीजन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो पहले एक चिड़िया का जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते थे, हर पेड़ों में घोंसला होता था, जितना आज भी आप पीपल और नीम और बरगद में, नीम में भले नहीं रहते हैं, बरगद वगैरह में देख लेंगे, इन सारे सड़क के किनारे वाले पेड़ों में कोई चिड़िया वगैरह घोंसला नहीं बनाते, क्योंकि इतना दुर्गंध उससे मिलता है, जिसके कारण वो लॉस हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी ये बहुत मेंटेन करता था हमारे इकोलॉजी को, पेड़ पौधों, पंछियों का मल मूत्र वगैरह ये सब एक मेंटेन करता था। कंक्रीटाइजेशन हुआ, ये सब पेड़ खत्म हो गए, तो इकोलॉजिकल बहुत लॉस किए, जिसका हमारा आहार श्रृंखला पर प्रभाव पड़ रहा है, कृषि पे प्रभाव पड़ रहा है। उन कीट पतंगों को जो मेंटेन किए रहते थे, उन कीट पतंगों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जो चिड़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि पेड़ जो वेस्टेज जो हमारा मेंटेन करते रहते थे फर्टिलिटी को, जो आवश्यक बेकार टाइप का कीट थे, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में से डिस्टर्ब हुआ। और ये सॉरी, ऑर्गेनिक जो हम फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं उससे भी बेस्ट हुआ। और दूसरा, हमने प्लांटेशन जो हमारे वन विभाग ने बेकार टाइप का प्लांटेशन किया, जिसका मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, बाहर का ला के ऐसे ऐसे पेड़ लगवा दिए हैं जिसका नीम पीपल ये सब खत्म हो गया। तो उससे जो चिड़िया होते थे, जो उन चीजों को खाकर उन कीट पतंगों को कंट्रोल करते थे, वो ओपन हो गया, वो वेस्ट कर रहे हैं। जंगलों में ये चीजें मेंटेन है, जंगलों में बहुत पेड़ पौधे चिड़िया, इसलिए नेचुरल ग्रो ऑफ प्रैक्टिसेस भी हैं। तो ये भी चीजें एक हैं जो सरकारी पॉलिसीज का हिस्सा है, जिसको मेंटेन करना चाहिए। प्लांटेशन का स्वरूप बहुत बदल गया है। अब बिहार पहले का के जो होता था, बिहार के संदर्भ में सर बात करें तो क्या किया जा सकता है जिससे लोगों को मदद हो सके या लोग उसको अपना सके एज अ फार्मिंग प्रैक्टिस? उनको बिहार के संदर्भ में हमें लग रहा है ना कि ऑर्गेनिक जो जैविक प्रक्रिया से खेती बहुत ज्यादा इनका पोटेंशियल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटे छोटे आकार के लिए किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। आजकल पेरिसेबल जो प्रोडक्ट है, अब रोड वगैरह बन गए हैं, उसको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हस्बेंड्री जो पशुपालन उद्योग भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिसमें डेयरी है, सुधा है, प्रोडक्ट है, इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये सब चीजें जो है एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसको प्राथमिकता मिलेगी और इसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उसको बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे चीजों को बनाए, जो हमारे यहाँ पहले गांव का बना हुआ दही मिल जाता था, दूध मिलता था, घी मिलता था। बाहर के लोग थोड़ा सा जो सक्षम भी हैं, वो परहेज करें, इन लोगों को प्रमोट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए।
मैं कंक्लूड कर दूं मयंक जी? हाँ जी बिल्कुल। जैसे देखिए यही बात है कि पिंटू जी ने जैसे बोला कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, कंक्रीट इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अब कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं होगा, हाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं चलेगी, तो फिर आप पेरिशेबल आइटम को कैसे डिलीवर करके ले जाएंगे? यही बात है, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कंक्रीट भी जरूरी है और प्लांट भी जरूरी है और ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, तो वी नीड टू सर सर बैलेंस सर ऑल द सर थिंग। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ी सा। आपने देखा होगा कि गया जो शेरघाटी से और यानी शेरघाटी से पटना तक के लिए सड़क चौड़ीकरण हुई, तो गया, नवादा, नालंदा लेके सड़क के किनारे लगभग 50,000 से ज्यादा पेड़ एक बार काट दिए गए। तो यहाँ कोई तरतीबवार उन्होंने तो किया नहीं, तो इसका असर तो पड़ेगा ना, डस्टिंग तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम जो प्लांट्स कर रहे थे वो बंद हो गया। तो कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार एकदम अचानक से कर देती है और उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में सोचती नहीं है। तो ये सभी चीजें कुछ हैं जो फैक्टर करते हैं। आप अभी गया से गुजरे, देखिए कितनी सड़कों पर धूल उड़ रही है, और काम भी पीछे हो रहा है सड़क पीछे का होना और पेड़ दानिश जी, भी कभी काट दिए कभी गए। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कभी कभी पीछे होना भी आगे होने के लिए जरूरी होता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बीच में आ जाती है। एडवांस फार्मिंग हम कर नहीं रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बोला कि हमारे पास एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स तो है नहीं, जैसे पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा में लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम एडवांस है नहीं, तो पिछड़े के नजदीक ही हैं। तो नेचुरल फार्मिंग टुवर्ड्स जो थोड़ा बहुत हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो केमिकल्स को इनपुट कर रहे हैं, उसकी जगह सर अगर तो ऑर्गेनिक शिफ्टिंग कर हम लेंगे तो जैसे आसान होगा हमारे लिए। तो बहुत ज्यादा सर दूर सर नहीं है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से, हम बहुत ही नजदीक सर हैं, हम बस वी हैव किचन टू स्विच किचन टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी कर फैसिलिटीज। सकते हैं। हम शहरों में ये किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने लिए, अपने यूज के लिए सब्जियां वहां भी उगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स यूज कर बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। फार्मिंग बिल्कुल और सही, बहुत बिल्कुल सारी सही। चीजें हैं, लेकिन जब अपनी अपनी करने के सब्जियां लिए खुद उगाइए, चाहेंगे जितना तब। सक्षम है कम से कम उतना उगाइए। चलिए, थैंक। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अम्बुज सर, आपका कोई सवाल रह गया हो तो? नहीं, अब तो बहुत चीजें हो गई और काफी अच्छा लगा, सब लोगों का विचार आया। कम से कम यही छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम अगर व्यक्तिगत रूप से भी हम सब मिलकर अमल करें जहां है वहीं भी, तो आने वाले दिनों में विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण को भी माने सुरक्षा पहुंचाई जा सकती है। और क्या, और तो कोई बिल्कुल सवाल बिल्कुल, नहीं है, बस हमारा पर्यावरण है सवाल तभी यही है है। कि बस मगध क्षेत्र आज भी उसी तरह से उन्नति करे जैसे हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है। तो वर्तमान में थोड़ा जो समस्या है, जो सब हम मिलजुल के करेंगे तो उसका भी समाधान हो जाएगा, यही हमारी आशा रहेगी। जरूर जरूर। बहुत धन्यवाद हमारे सारे गेस्ट का, जो आपने अपना टाइम निकाला, हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम आपसे जुड़े रहेंगे। ये यूनिटी कृषि संवाद का पहला एपिसोड था, मैं बोलूंगा, अगर डिजिटल शब्द में बात करें तो। और एक बार हम भी सभी पूरे अपने गेस्ट को नमस्कार आदाब के साथ हम सबको धन्यवाद 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 देना सर। भी चाहेंगे। वो सबसे बहुत बात बहुत करके अच्छा आपने लगा हमें सर, और अच्छा मयंक रहेगा। जी ने बहुत अच्छा होस्ट किया है। मेनी बोलने कॉन्ग्रेचुलेशन। का मौका मिला, ये अपने जी जी विचार सर। रखने का मौका मिला, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। नहीं, मयंक जी, जी दानिश जी, सर। राशिद जी, सबने बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों का कोऑर्डिनेशन रहा। और बहुत मैं बहुत जी उम्मीद जी करूंगा कि आप लोग मेरा भी वीडियोस कुछ है यूट्यूब पर, उसको देखिएगा। बहुत लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर, तो जरूर। और ज्यादा हम शेयर जी करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, सभी का। आशा करते हैं आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे अनेक कार्यक्रम मिलकर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद।